हेलो दोस्तों, राधे राधे। राधे रानी आप सबको खुशियां दे, यही विनती करता हूँ। तो दोस्तों, हम सुनने जा रहे हैं रीबॉर्न फॉर लव स्टोरी का एपिसोड 36 से 50। दोस्तों, आज स्टोरी में बहुत मजा आने वाला है। ज्यादा देर न करते हुए चलते ही स्टोरी पर। अब टिया को नींद नहीं आ रही थी तो अश्वथ को कैसे नींद आती, वो भी पूरी रात टिया के साथ जागता रहा। फिर सुबह जल्दी से टिया को लेकर हॉस्पिटल गया। वो उसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न था। डॉक्टर वर्मा टिया का चेकअप कर रही थी। अश्वथ उनका केबिन में वेट कर रहा था। कुछ घंटे बाद दोनों केबिन के अंदर आए। अश्वथ बोला, डॉक्टर एनी प्रॉब्लम? तो डॉक्टर वर्मा बोली, नो, ये हर लेडी को होता है। आपकी वाइफ में आयरन की कमी है, ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया है। इसका किसी बीमारी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये मानसिक, शारीरिक और उनके खान पान पर डिपेंड करता है। और आपकी वाइफ को तो आप देख ही रहे हैं। शायद शुरू से ही इन्होंने खुद का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा हुआ आप इन्हें ले आए, जरूरत से ज्यादा भी पेन होना ठीक नहीं है। मैंने मेडिसिन लिख कर दे दी है, आप उन्हें टाइम से दे दीजिएगा। तो अश्वथ ने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर वर्मा बोली, और एक बात, इन्हें इस टाइम में अच्छे से खाना खाने के लिए कहिए। अश्वथ ने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर वर्मा ने एक पर्ची अश्वथ को दी जिसमें मेडिसिन के नाम लिखे थे। आए अश्वथ बोला, अब ठीक है ना? डॉक्टर वर्मा बोली, हाँ, अगर फिर से प्रॉब्लम हो आप दोबारा उन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा। फिर अश्वथ और टिया दोनों मेडिसिन डिस्पेंसरी की तरफ गए और मेडिसिन लेकर वापस घर के लिए गाड़ी में बैठ गए। सेल्वन ने गाड़ी स्टार्ट किया और आर्यन पैलेस की तरफ ले जाने लगा। टिया अपनी वॉच देखकर बोली, मेरा कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, आप घर की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? तो अश्वथ बोला, क्योंकि तुम कॉलेज नहीं जाओगी। टिया उसे हैरान होकर देखने लगी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था वो पूछना चाहती थी कि क्यों। तो अश्वथ बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ दिन तक कॉलेज जाओ। टिया मन में बोली, क्या मेरे पीरियड्स की वजह से मुझे जाने नहीं देना चाहते? पर मैं और बोली, डीन ने मुझे बताया कि मेरे बारे में कॉलेज में उद्धरण चिन्ह। वो बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अश्वथ बोला, मुझे पता है तुम्हारे बारे में कॉलेज में क्या रूमर्स चल रही है। डोंट वरी, मैंने सब कंट्रोल कर लिया है और जिन्होंने ये किया है उन्हें पनिशमेंट मिल गई है। तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर टिया हैरान रह गई। अश्वथ ने उसे देखा और उसके सिर को थपथपाने लगा और बोला, तुमने बताया नहीं कि तुम बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेती हो। तुमने सबकी पेंटिंग बनाई, लेकिन मेरी क्यों नहीं बनाई? पता है मैंने अपनी पेंटिंग कितनी बार खोजा? टिया मन में बोली, क्या दादाजी ने इन्हें पेंटिंग से दिखा दिया? क्या दादाजी आप भी? वो कुछ नहीं बोली। अश्वथ बोला, बोलो मेरी पेंटिंग क्यों नहीं बनाई? टिया चुप ही रही। अश्वथ फिर बोला, बताओ, मुझे जानना है। तुमने सबकी पेंटिंग बनाई, बस अपने हस्बैंड की नहीं बनाई। मैं वजह जानना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। टिया सिर नीचे करके चुपचाप रही। अश्वथ के बार बार पूछने से आखिर में वो चिढ़ते हुए बोली, हर टाइम ऐसे सीरियस एक्सप्रेशन लेकर रहोगे तो कौन बेवकूफ आपकी पेंटिंग बनाना चाहेगा? ये सुनकर सेल्वन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ये सच था, टिया ने अश्वथ को कभी भी हंसते भी नहीं देखा था और वो तभी पेंटिंग्स बनाती थी जब उसका मन करता था और उसे कोई चीज अच्छी लगती थी तो उसकी पेंटिंग बना देती थी। अश्वथ उसे घूर कर देखने लगा। टिया सिर नीचे करके धीरे से बोली, आप उस टाइम नहीं थे। मैं अश्वथ बोला, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। वो मन में बोला, दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। और टिया को देखने लगा। टिया जानबूझकर दूसरी तरफ देख रही थी। अश्वथ बोला, क्या तुम अपनी माँ की तरह बनना चाहती हो? टिया ने हाँ में सिर हिलाया तो अश्वथ ने उसके सिर को प्यार से सहलाया। उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। टिया ने उसे देखा। वो मन में खुद से बोली, स्माइल करते हुए इतने हैंडसम दिखते हैं, फिर कंजूसी क्यों करते हैं? वो आर्यन पैलेस पहुंच गए। वो लिविंग रूम में जब पहुंचे तो वहां सबको इकट्ठा देखकर हैरान रह गए। वो लोग आंखें फाड़े किसी चीज को देख रहे थे। अश्वथ बोला, क्या ऐसे आंखें फाड़कर देख रहे हो? कोई काम नहीं है क्या? तो आदित्य बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना क्यूट भी हूँ। अपनी पेंटिंग दिखाए और जाकर टिया के पैरों के पास बैठकर उसके पैरों से लिटिल पप्पी की तरह लिपट कर बोला, भाभी आप बहुत अच्छी हो। अश्वथ ने पेंटिंग को देखा। टिया ने सच में उसका क्यूट पेंटिंग बनाया था। ये देखकर अश्वथ को अपने ही भाई से जलन होने लगी। इनफैक्ट सबसे हो रही थी। सबने टिया को घेर रखा था और उसकी तारीफ कर रहे थे। वो सब अपनी अपनी पेंटिंग रखना चाहते थे। वो दादाजी से भी बोल चुके थे पर दादाजी साफ साफ मना कर रहे थे। आदित्य बोला, भाभी देखो ना, दादाजी हमें अपनी तस्वीरें रखने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो हम सब की तस्वीरें अपने कमरे में लगवाना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? टिया ने दादाजी को देखा और मुस्कुराए और बोली, मैंने उनके लिए ही पेंटिंग्स बनाई थी।
ये सुनकर सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इधर अश्वत्थ को सब इग्नोर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो गया था और सबको घूर घूर कर देख रहा था। और अपनी लिटिल वाइफ को ऐसे इतने सारे आदमियों से घिरा देखकर और अपने सगे भाई को उसके पैरों से लिपटे देखकर वो अंदर ही अंदर जल भुनकर कोयला हो गया था। वो मन में बोला, मेरी बीवी को इस तरह से घेरने का क्या मतलब है? वो मेरी बीवी है, लेकिन उसने मेरी ही तस्वीर नहीं बनाई। क्या मेरी शक्ल इतनी खराब है? पेंटिंग बनवाने के लिए क्या हंसना जरूरी है? पर सब तो कहते हैं कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, तो इसमें 4 चांद लगाने के लिए क्या मुझे हंसना भी पड़ेगा? ओह नो नो, ये क्या बला है? वो भीड़ को हटाते हुए गया और आदित्य को घूर कर देखा, फिर अपनी लिटिल वाइफ का आर्म पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सब लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। प्रत्युष बोला, हमें पता है तुम्हें जलन हो रही है, हमसे भी क्या जलना, हम यंग मैडम को खा नहीं जाते। तो अश्वत्थ उसे अपनी आईब्रो चढ़ाकर देखते हुए बोला, वो पेंटिंग्स दादाजी अपने कमरे में लगवाना चाहते हैं, वो उनकी विश है, तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए। तुम लोगों की इतनी अच्छी पेंटिंग मेरी बीवी ने बनाई है और मेरी ही पेंटिंग नहीं बनाई। ये लास्ट वर्ड उसने एक एक शब्द चबा चबा कर कहा था। सबने नोटिस किया। उन्होंने भी नोटिस किया कि उन सब की तस्वीरें थी, लेकिन अश्वत्थ की तो थी ही नहीं। सबने टिया को ऐसे देखा जैसे टिया ने किसी का खून कर दिया हो। वो अपने बचाव में बोली, मैं सिर्फ, और चुप हो गई। आदित्य अपनी प्यारी भाभी का बचाव करते हुए बोला, आई थिंक भाई क्यूट नहीं है ना, इसलिए भाभी ने उनकी पेंटिंग्स नहीं बनाई, और तो और हमेशा सीरियस एक्सप्रेशन लेकर घूमते रहते हैं। भाई कभी हंस भी लिया करो यार। जरूर इसीलिए भाभी ने आपकी पेंटिंग्स नहीं बनाई होगी, देखिए सारी पेंटिंग्स को, इन सब में हम खुश हैं, देखो देखो। अश्वत्थ ने आदित्य को देखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसका भाई उसका मजाक उड़ा रहा हो कि अगर हमेशा ऐसे सीरियस रहोगे तो ऐसा ही होगा। अब आपकी शादी हो गई है भाई, भाभी के साथ ऐसे एक खड़ूस टीचर की तरह तो मत रहा करो। सब उसे देखकर मुस्कुराने लगे। टिया बोली, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, और वहाँ से निकलकर सीधे स्टेयर्स चढ़ते हुए रूम की तरफ चली गई। तभी आदित्य बोला, भाई प्लीज दादाजी को मनाओ ना कि वो भले इन लोगों को उनकी पेंटिंग्स रखने ना दे, लेकिन मेरी पेंटिंग मुझे रखने दे। मुझे मेरी पेंटिंग और मेरी शक्ल बहुत प्यारी है, मैं इसमें कितना क्यूट लग रहा हूँ, मुझे मेरी पेंटिंग चाहिए। और अपने घुटनों के बल चलते हुए अश्वत्थ के पास आया और उसके पैरों से लिपट गया, और अपने मोटे मोटे आंसू बहाते हुए बोला, मैं तो आपका प्यारा भाई हूँ ना, आप इतना भी नहीं कर सकते? आपके पास तो भाभी है, वो आपकी पेंटिंग बना ही देगी, पर मैं रोज रोज तो क्यूट नहीं दिखता ना, वो मेरी इतनी क्यूट पेंटिंग दोबारा थोड़ी ना बनाएंगी। और तो और कल से मुझे ऑफिस भी जाना है, इस बच्चे के साथ तो जुल्म ही जुल्म हो रहा है, आप मुझ पर ऐसा जुल्म नहीं कर सकते प्लीज भाई। और दहाड़ मार कर रोने लगा और उसके पैरों को छोड़कर फर्श पर लेट गया। वो हाथ पैर मारते हुए रोने लगा। सब लोग उसे ऐसा करते देखकर एक पल के लिए तो डर ही गए। ये अश्वत्थ को मनाने की निंजा टेक्निक थी, वो ऐसा करके अश्वत्थ को मना कर ही रहता था। अश्वत्थ बोला, तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि दादाजी तुम्हें पेंटिंग रखने नहीं दे रहे हैं? तुम क्या जानो, मेरी बीवी ने मेरी ही पेंटिंग नहीं बनाई, इस बात का मुझे कितना दुख हो रहा है, तुम क्या समझोगे? तो ये सुनकर सब हंसने लगे। ओरियन बोला, बिग बॉस, अगर आप ऐसे सरे एक्सप्रेशन फेस पर लेकर नहीं घूमेंगे तो शायद यंग मैडम आपकी पेंटिंग बना दे। आप कभी हंसते भी तो नहीं है, आप हंसते हुए कम ही दिखते हैं, आपको पता है आप हंसते हुए बहुत हैंडसम लगते हैं। अश्वत्थ बोला, तो क्या मैं अभी बहुत बुरा नजर आ रहा हूँ? आदित्य बोला, आप बात पलट रहे हो भाई, आपको आपकी खूबसूरती की पड़ी है, आपके पास इतनी खूबसूरत टैलेंटेड वाइफ है और आप हैंडसम हो। मैं ये बात स्टैम्प पेपर पर लिख कर देने को तैयार हूँ, आप बस दादाजी से पेंटिंग से दिलवा दो। दादाजी बीच में बोले, तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम अपने भाई को मना सकते हो? मैं किसी को भी पेंटिंग्स नहीं देने वाला, चाहे जो करना है कर लो। रचित बोला, क्या दादाजी आप भी बच्चों की तरह जिद कर रहे हो अपने बच्चों से? ये तो गलत बात है। ये सुनकर दादाजी ने सबको घूर कर देखा, जैसे सबको अपनी छड़ी से मार मार कर अधमरा कर देंगे। सबको उनका इंटेंशन समझ आ गया, कोई उनसे मार नहीं खाना चाहता था। सब चुप हो गए। आदित्य भी उछलकर खड़ा हो गया और अश्वत्थ के पीछे जाकर छिप गया। दादाजी बोले, चुप रहो समझे, मेरी पोता बहू तुम लोगों की दूसरी पेंटिंग्स बना देगी, और चले गए। इधर यूनिवर्सिटी में हर कोई शॉक था कि टिया के बारे में जो अफवाह कॉलेज में फैलाई गई थी वो इतनी जल्दी कंट्रोल कैसे हो गई। और तो और जिसने ये न्यूज़ फैलाई थी उसे प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाकर वार्निंग दी थी। सहाना ने अपनी एक फ्रेंड से ये काम करवाया था। सबसे ज्यादा तो सहाना शॉक थी कि टिया को क्लीन चिट मिल गई था, और तो और उसे अव्यांश को खोने का डर भी लग रहा था, क्योंकि उसने टिया को देखा तो नहीं था, लेकिन उसे पता चला था कि टिया अपना मेकओवर करके वापस आई है। वो अब पहले जैसे नहीं रही,
अब वो ज्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग हो गई है और अब तो वो लोगों को जवाब देना भी जानती है। वो अव्यांश से बोली, बेबी क्या तुम अब फिर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास चले जाओगे? मैंने उससे देखा तो नहीं, पर सब लोग उसी की बात कर रहे हैं कि वो पहले से ज्यादा इम्प्रेसिव हो गई है। सब लड़के अब उसे इम्प्रेस करने की सोच रहे हैं। अव्यांश बोला, मैं क्यों उसके पास जाऊंगा? उस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे किक मारी। उसे तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वो अपने आप को समझती क्या है? इतनी हिम्मत उसमें आई कहाँ से? पहले तो हर बात चुपचाप मान लेती थी, जबान तक खोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब उसने मुझे लात मारा। डोंट वरी बेबी, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। तुम उससे ज्यादा ब्यूटीफुल हो, वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तो ये सुनकर सहाना को तसल्ली हुई। वो बोली, ओह बेबी यू लव मी सो मच, और उससे लिप्ट गई। सहाना और अव्यांश को रिलेशनशिप में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। दोनों अमीर फैमिली से थे। अव्यांश और सहाना दोनों की जिंदगी में कई सारी लड़कियां और लड़के रह चुके थे। सहाना को अपनी अमीरी और खूबसूरती पर बहुत घमंड था और अव्यांश को भी। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। तभी सहाना की बेस्ट फ्रेंड सोही भागते हुए आई और बोली, हे बेबी तुम्हें पता है आज हमारी यूनिवर्सिटी में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। सहाना बोली, मैं क्या करूं? सोही बोली, बेबी ही इज सो हैंडसम। तुम्हें पता है वो कौन है? अव्यांश बोला, मुझसे ज्यादा हैंडसम कौन हो सकता है? क्या तुम्हारी आंखें खराब है? सोही बोली, सॉरी बट वो सच में बहुत हैंडसम, चार्मिंग, कूल, एलिगेंट एंड क्लासी है। यार वो हमारे यूनिवर्सिटी के ओनर मिस्टर अश्वथ आर्यन की बहन का बेटा है, अयंश शाह। सहाना और अव्यांश दोनों शॉक रह गए। अव्यांश बोला, अयंश शाह अचानक से हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों आया है? सोही बोली, पढ़ने आया है और क्या करने आएगा? अव्यांश बोला, लेकिन वो उत्तराखंड में स्टडी कर रहा था, अचानक से यहाँ। सहाना बोली, क्या तुम उसे जानते हो? अव्यांश बोला, हाँ डैड ने बताया था कि अयंश शाह उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का टॉपर है। यही नहीं, उसके पापा उदय शाह उत्तराखंड के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में उनका ही सिक्का चलता है और अयंश शाह उत्तराखंड का राजकुमार है और उसकी मॉम पहले से ही आर्यन फैमिली की राजकुमारी है। हम सबको पता ही है आर्यन फैमिली कितनी पावरफुल है, उनका रुतबा कितना ऊंचा है, वो लोग कितने अमीर हैं। और मेरे डैड का बिजनेस और सहाना के डैड का बिजनेस भी आर्यन कॉर्पोरेशन के अंडर है। सहाना बोली, आर्यन कॉर्पोरेशन का बिजनेस फॉरेन कंट्रीज में भी फैला हुआ है। मैंने सुना है आर्यन पैलेस एक लग्जरी विला है जहाँ की हर चीज क्रिस्टल से सजाई गई है। वहाँ की हर चीज कस्टम मेड है और अश्वथ आर्यन एम्पायर का किंग है। मेरे डैड चाहते हैं कि मेरी शादी किसी भी तरह से अश्वथ आर्यन से हो जाए या फिर उसके छोटे भाई से। उद्धरण चिन्ह। अव्यांश उसे घूर कर देखने लगा। सोही बोली, हाँ अश्वथ आर्यन अभी भी सिंगल है। लोगों का ये भी कहना है कि वो गे हैं, पर मुझे नहीं लगता इतना हैंडसम इंसान गे हो सकता है। मैंने मैगजीन के कवर पेज पर उनकी फोटो देखी है, वो कितने हैंडसम है। अव्यांश बोला, ही इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन। उन्हें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो उनसे झूठ बोलते हैं या दिखावा करते हैं या फिर उन्हें धोखा देते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? उनका नाम इज्जत से लो। वो इतने अमीर हैं कि उनके लिए कोई भी चीज खरीदना इम्पॉसिबल नहीं है। वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने अपने दम पर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं करेंगे। सहाना बोली, क्या उनकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है? क्या किसी खूबसूरत लड़की को देखकर वो उसके जाल में नहीं फंस सकते? अव्यांश बोला, बड़े बड़े अमीर खानदान की लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं। कईयों ने उन्हें सेड्यूस करने की भी कोशिश की थी। उनकी जो हालत हुई थी वो देखकर तुम बेहोश हो जाती। उन्हें कोई भी लड़की फंसा नहीं सकती। वो अपने मर्जी के मालिक है। ही इज द वेपन किंग। समझ गई। सहाना मन में बोली, आर्यन फैमिली, इस फैमिली में अगर मेरी शादी हो गई तो मैं पूरी जिंदगी ऐश करूंगी। और वो सोचने लगी, क्यों ना अयंश शाह को फंसाया जाए। उसने अव्यांश को देखा और मन में बोली, क्या फर्क पड़ता है कि मैं अव्यांश के साथ रिलेशन में हूँ? मैं अमीर हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। और अव्यांश भी मेरे साथ इसीलिए रिलेशन में है क्योंकि उस बहन जी ने उसे आज तक बेबी किस तक नहीं दिया, खुद को छूने तक नहीं दिया। अव्यांश को डंप करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अयंश को फंसाने की प्लानिंग करने लगी। टिया घर में आराम कर कर के थक गई थी। वो अश्वथ के स्टडी रूम में गई। अश्वथ अपने काम में बहुत बिजी था, पर टिया के फुटस्टेप्स की आवाज सुनते ही जान गया। अश्वथ बोला, क्या हुआ, कोई परेशानी? टिया बोली, सर मैं। उद्धरण चिन्ह। अश्वथ बोला, क्या हुआ? और अपना गोल्डन फ्रेम का चश्मा उतारा और हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट को टेबल पर रखा और टिया को देखा। टिया बहुत नाराज लग रही थी और इस हालत में वो बहुत क्यूट लग रही थी।
अपनी क्यूट गिलहरी को देखकर अश्वत्थ के होठों पर स्माइल आ गई। टिया ने उसे स्माइल करते हुए देखा। अश्वत्थ बहुत ज्यादा हैंडसम, क्यूट, एलिगेंट और प्यारा लग रहा था। टिया की नजरें उस पर अटक गई। वो एकटक अश्वत्थ को देख रही थी। अश्वत्थ ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। टिया ने उसका हाथ पकड़ा और टिया का हाथ पकड़कर अश्वत्थ ने उसे गोद में बिठा लिया। टिया उसे निहार रही थी। टिया ने टी शर्ट के साथ एक क्यूट डंगरी पहन रखी थी। डंगरी में एक क्यूट सा मिकी माउस लगा था। टिया एकदम बच्ची लग रही थी। अश्वत्थ उसे देखते हुए उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोला, क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो? ये सुनकर टिया अपने होश में आए और अचानक से दूर हो गई और शर्म से सिर नीचे कर लिया। अश्वत्थ के होठों पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। उसने टिया के चेहरे को ऊपर उठाया और वो उसे झुककर किस करने ही वाला था, पर अचानक रुक गया और उसके होठों की बजाय उसकी कॉलरबोन पर किस किया। उसकी इस हरकत से टिया सिहर उठी। उसकी धड़कन बहुत फास्ट हो गई थी। अश्वत्थ ने टिया को अपने सीने से लगा लिया। टिया अश्वत्थ की इस हरकत से काफी कंफ्यूज थी। वो अश्वत्थ को अजीब इंसान समझने लगी थी, पर अश्वत्थ की हरकतें उसकी हार्ट बीट बढ़ा देती थी। अश्वत्थ उसके सिर को सहलाने लगा। टिया को अश्वत्थ का उसके सिर को प्यार से सहलाना बहुत अच्छा लगता था। अश्वत्थ धीरे से बोला, डोंट वरी, हम तुम्हारे ग्रेजुएट होने के बाद ये सब। उद्धरण चिन्ह। बीच में ही टिया हड़बड़ा कर उठ गई। अश्वत्थ को उसकी चाइल्डिश हरकत पर हंसी आ गई। टिया उसे हैरान होकर देखने लगी और देखती रह गई। अश्वत्थ ने उसे देखते हुए कहा, छोटी गिलहरी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? मैं तुम्हें मारता पीटता हूँ क्या, जो तुम इतना डरती हो? भले मेरा तुम पर 1 करोड़ का कर्ज है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही जिंदगी भर रहना है और एक दिन तुम्हें मेरी ही होना है। टिया सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे अश्वत्थ उसका कोई खड़ूस टीचर हो और वो उसकी स्टूडेंट। वो चुप थी। अश्वत्थ बोला, क्या हुआ, कोई परेशानी है? टिया बोली, सर वो। उद्धरण चिन्ह। अश्वत्थ बोला, क्या? बोलो। टिया बोली, सर मैं बोर हो रही हूँ, मैं आराम करते करते थक गई हूँ। और अश्वत्थ बोला, हम ठीक है, बताओ क्या करना चाहती हो? टिया की आंखें चमक उठी और बोली, मैं एम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती हूँ। ये सुनकर अश्वत्थ उसे हैरान होकर देखने लगा। टिया काफी खुश लग रही थी। अश्वत्थ बोला, ठीक है। टिया खुश हो गई और एक्साइटमेंट में वापस अश्वत्थ के सीने से लग गई। इस बार अश्वत्थ की हार्ट बीट बढ़ गई। उसने टिया को कसकर पकड़ लिया और टिया से कहा, क्या तुम कभी कहीं घूमने नहीं गई हो? टिया ने कहा, नहीं। उद्धरण चिन्ह। अश्वत्थ बोला, ठीक है, जाओ, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। ये सुनकर टिया उसे देखने लगी। अश्वत्थ उसे टीज करते हुए बोला, अगर तुम्हारा दिल मुझे किस करने का कर रहा है तो कर सकती हो, अगर और कुछ भी करना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। आफ्टर ऑल यू आर माई क्यूट लिटिल इनोसेंट सिली वाइफ। ये सुनकर टिया मन में अश्वत्थ को कोसने लगी कि आदित्य अपने भाई को रोमांटिक कहता है, पर उसका भाई कितना बेशर्म है। उसे क्या पता कि टिया ने अश्वत्थ की आंखों में शरारत देखी है। न चाहते हुए भी टिया के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपना चेहरा अश्वत्थ के सीने में छिपा लिया। अश्वत्थ को ये देखकर हंसी आ गई। टिया उसे निहार रही थी। अश्वत्थ बहुत हैंडसम था। जब वो स्माइल करता था तो उसके गालों में डिंपल पड़ते थे, जो उसके खूबसूरत चेहरे को और खूबसूरत बना देता था। टिया का दिल 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धड़क रहा था, जिसे अश्वत्थ भी सुन पा रहा था। उसे मजा आ रहा था टिया को परेशान करने में। वो बोला, जाओ, रेडी हो जाओ। टिया भागकर चली गई और कुछ घंटे बाद सब नीचे रेडी होकर अश्वत्थ और टिया का वेट कर रहे थे। अश्वत्थ और टिया भी आ गए। सब लोग अश्वत्थ को ही देख रहे थे। अश्वत्थ ने एक व्हाइट शर्ट और नीचे ब्लू जीन्स पहन रखी थी। उसके बाल सामने से उसकी आंखों को ढक रहे थे। वो बहुत डैशिंग लग रहा था। उसने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड कर रखी थी। वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। उसे इस तरह तैयार हुआ देखकर सब मन में सोचने लगे, आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है? ये खड़ूस आदमी इतने पोलाइट और अच्छे मूड में नजर आ रहा है। सब लोग सोच रहे थे कि क्या हम लोगों ने कोई गलती कर दी है जिसकी हमें सजा देने वाला है। फिर उन्होंने टिया को देखा, जिसने एक टी शर्ट जिसमें कार्टून बने हुए थे और नीचे ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी था। जीन्स के घुटनों पर स्क्रैच भी थे और साथ ही स्नीकर्स पहन रखे थे। पीठ पर बैकपैक टांगा हुआ था और 2 चोटी कर रखी थी और क्यूट से हेयर क्लिपर्स भी लगा रखी थी। सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वो लोग इंसान नहीं मंगल ग्रह के वासी हों। दोनों स्टेयर्स से उतरते हुए नीचे आए। सब लिविंग रूम में उन्हें आंखें फाड़ कर देख रहे थे। आदित्य बोला, भाई आप कब से इतने डैशिंग और कूल हो गए? आप कतई जहर लग रहे हो। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा। आदित्य ने मन ही मन सोचा, अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया, क्या तारीफ करना भी गुनाह है? और टिया को देखकर बोला,
भाभी आप बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम छोटी गिलहरी। छोटी गिलहरी सुनकर टिया का मुंह बन गया। वो अपने दोनों चोटियों को पकड़कर खड़ी थी और सबको देख रही थी। अश्वत्थ ने उसके बालों की 2 चोटियां कर दी थी। टिया सोच रही थी, क्या मुझे बच्ची बनाना जरूरी था? और अश्वत्थ को नाराजगी भरी आंखों से देखने लगी। ओरियन बोला, बिग बॉस आपने अचानक हम सबको रेडी होकर लिविंग रूम में क्यों बुलाया? अभरम बोला, हाँ और मुझे भी घर से बुला लिया। रात को मीटिंग से मैं वैसे ही लेट आया था और गहरी नींद सो रहा था। दूसरों की खुशियाँ तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती क्या? मुझे तुरंत बुला लिया, हद है। नहीं आता तो क्या मुझे घर से उठा लेते? अश्वत्थ बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता? ये सुनकर अभरम चुप हो गया क्योंकि वो अच्छे से जानता था अगर वो नहीं आता तो वो जिस हालत में सोया हुआ था उसी हालत में अश्वत्थ उसे घर से उठाकर ले आता। आदित्य बोला, वो सब छोड़ो, ये बताओ हमें अचानक बुलाया क्यों? अश्वत्थ बोला, हम सब अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। ये सुनकर सब अश्वत्थ को हैरान होकर देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि अभी जो उन्होंने सुना शायद वो उनकी इमेजिनेशन थी। प्रत्युष बोला, आप मजाक कर रहे हैं ना? अश्वत्थ बोला, बिल्कुल नहीं, हम सच में अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। ये सुनकर सब और हैरान रह गए। रचित बोला, पर क्यों? आदित्य और बाकी सब रचित को घूर कर देखने लगे। रचित को एहसास हुआ उसने अभी क्या कह दिया। वो जल्दी से बोला, मेरा मतलब ये था अचानक क्यों? आप? बीच में ही टिया उछलते हुए बोली, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं घर में बोर हो रही हूँ। मैं अम्यूजमेंट पार्क कभी नहीं गई, क्या आप सब लोग नहीं चलना चाहते? सब टिया को ऐसे देखने लगे जैसे उसने उन पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। आदित्य इमोशनल होते हुए बोला, भाभी आप हम सब की कितनी परवाह करती हैं, और एक मेरा भाई है। आपको पता है हम लोग पिछले साल से जिद कर रहे हैं कि कहीं घूमने चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन इस आदमी को सिर्फ काम से मतलब है। वही उसकी जिंदगी है। आप हमारी जिंदगी में एक आशा की किरण बनकर आए हैं, वरना ये आदमी खुद तो जिंदगी को एंजॉय नहीं करता और दूसरों को भी नहीं करने देता। अश्वत्थ उसे घूरकर देखने लगा। टिया ये सुनकर हैरान होकर अश्वत्थ को देखने लगी। अश्वत्थ बोला, अगर नहीं आना है तो बता दो। सब लोग एक साथ बोले, हमें आना है, हमें आना है। फिर सब अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल गए। अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचने के बाद टिया अम्यूजमेंट पार्क को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। वो बोली, वाओ, तो उसे सब हैरान नजरों से झांक कर देखने लगे। फिर कुछ ही देर में समझ आ गया था कि टिया कभी भी कहीं घूमने नहीं गई थी। अश्वत्थ टिया के सिर पर हाथ रखकर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, आर यू हैप्पी नाउ? टिया ने खुशी से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। उसने एक्साइटमेंट में आव देखा न था और बोली, मुझे सबसे पहले झूला झूलना है। तो सब हैरान रह गए। अभरम अपना गला साफ करते हुए बोला, झूला? बाप रे, आते ही एडवेंचर करना है। अश्वत्थ बोला, सब चलो, मैंने सबकी टिकट करवा रखी है। फिर सब पार्क के अंदर गए। टिया वहां आकर बहुत खुश थी और बाकी सब भी, लेकिन सबसे ज्यादा खुश टिया और आदित्य थे क्योंकि दोनों के दोनों बच्चों जैसे थे। आदित्य बोला, भाभी चलो हम सब झूलों पर राइड करेंगे, फिर गेम्स खेलेंगे, फिर बहुत सारी पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, पिज्जा और बर्गर खाएंगे। तो सब उन्हें घूर कर देखने लगे। टिया भी एक्साइटमेंट में बोल पड़ी, चलो चलो। और वो दोनों उन सबको छोड़कर चले गए और सब देखते रह गए। अश्वत्थ बोला, ये दोनों हमेशा ऐसे ही करते हैं। मिराज बोला, ये तो वही बात हुई, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तुम्हारा भाई अलग ही कंपनी का है, उसके दिमाग की वायरिंग अलग ही है। ओजस बोला, डोंट से अ वर्ड अगेंस्ट माय सिली बॉस। मिराज बोला, अपने बॉस की तरफदारी करना बंद करो, वरना एक दिन तुम भी बेवकूफ हो जाओगे उसकी संगत में रहते रहते। ओजस ने मुंह बना लिया, वो बड़ा फनी लग रहा था। अश्वत्थ बोला, लड़ना बंद करो। क्या तुम लोगों को खुशी नहीं हो रही है कि मैं तुम लोगों को एक अच्छी ट्रीट दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग उसे एंजॉय करने की बजाय अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? अभरम बोला, हाँ बड़ा आया ट्रीट देने वाला। ये क्यों नहीं कहता कि छोटी गिलहरी ने जिद की इसलिए हम सबको लेकर आया है, वरना हमें तो तू पूछता तक नहीं है। हमारी छोड़ क्या तुम कभी खुद भी कहीं घूमने गए हो? हाँ, माना कि तुम हमेशा ऑफिस के काम से बहुत सी कंट्रीज में ट्रैवल करते हो, लेकिन कभी घूमने नहीं गए हो। खुद की तो नहीं, लेकिन हम लोगों की ही कदर कर लेते। तुम्हें भी नहीं पता कि कितने दिनों बाद घूमने को मिला है हमें। थैंक गॉड कि तुम्हारी शादी हो गई, अगर नहीं हुई होती तो हमें घूमने का मौका ही नहीं मिलता। थैंक्स गॉड यू आर ग्रेट। बस अब ये अपनी क्यूट सी वाइफ पर भी ध्यान दे। तो अश्वत्थ उसे अपनी आईब्रो रेज करते हुए बोल, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम लोगों को पिछली बार स्विट्जरलैंड लेकर गया था,
भले मैं वहाँ काम के सिलसिले में गया था, लेकिन तुम लोग घूम सकते थे, लेकिन तुम सब लोग होटल रूम्स में चादर तान के सोए हुए थे। मिराज बोला, और क्या करते, इतनी ठंड में कौन जाता, और आप हमें जानबूझकर ठंड के महीने में लेकर गए थे। इंडिया का ही ठंड का महीना झेला नहीं जाता, स्विट्जरलैंड का खाक झेलते। ओहास बोला, ओहो इट्स ओके, हो गया, अब हम भी एंजॉय करने चले। वो दोनों पापी इंसान तो चले गए हमें छोड़कर, हम भी चलते हैं। फिर वो लोग भी चले गए। उन्होंने अश्वत्थ को पीछे छोड़ दिया। अश्वत्थ खड़ा होकर उन्हें जाते हुए घूर कर देखने लगा। वो खुद से ही बोला, ऐसे दोस्त किसी को ना मिले, और भाई और बीवी भी। छोटी गिलहरी, तुम्हें मुझे इग्नोर करने का पेमेंट चुकाना पड़ेगा। और वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। आदित्य और टिया कई सारी राइड्स कर चुके थे, फिर वो रोलर कोस्टर वाले झूले को देखने लगे। आदित्य बोला, भाभी चलो ना, इस वाले में ट्राई करते हैं। टिया घबराते हुए बोली, पर ये तो बहुत ऊंचा है, मुझे नहीं करना। आदित्य जिद करते हुए बोला, प्लीज भाभी चलो ना, चलो। टिया बोली, तुम जाओ, मैं यही वेट करती हूँ। तो आदित्य उसका हाथ पकड़कर बोला, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना चलो, बहुत मजा आएगा। वो टिया को खींचते हुए ले गया और जबरदस्ती रोलर कोस्टर में ले जाकर बिठा दिया। उसने अच्छे से उसकी सीट बेल्ट लगा दी और खुद भी बैठ गया और अपनी सीट बेल्ट भी लगा ली। टिया बहुत ज्यादा डर गई थी। जैसे ही रोलर कोस्टर चलने लगा और ऊपर पहुंचा, टिया डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी। यही हाल आदित्य का भी था। वो एक्साइटमेंट में आ तो गया था, लेकिन उसका हाल तो टिया से भी गया गुजरा था। रोलर कोस्टर जैसे ही एक राउंड लगा कर नीचे आया, दोनों का चेहरा देखने लायक था। टिया चिल्लाने लगी, मुझे नीचे उतरना है, मुझे नीचे उतरना है। तभी फिर से रोलर कोस्टर ऊपर पहुंचा। दोनों चीखने चिल्लाने लगे। सिर्फ उन्हीं का ऐसा हाल नहीं था, रोलर कोस्टर में ऐसे और भी लोग थे जो बहुत डर रहे थे। कुछ देर बाद जब वो दोनों रोलर कोस्टर से उतरे, तो बाहर आकर टिया नीचे बैठ गई। वो डर के मारे कांप रही थी। आदित्य का भी यही हाल था। तभी उन्हें एक आवाज आई, एक रोलर कोस्टर में इतना डर। तो दोनों ने नजरें उठाकर देखा। सामने अश्वत्थ अपने दोनों हाथ पीछे बांधे खड़ा था और दोनों की हालत देखकर उसे हंसी आ रही थी। टिया लगभग रोने ही वाली थी। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और भागकर अश्वत्थ के पास गई और उससे लिपट गई। उसने अश्वत्थ को टाइटली पकड़ लिया। वो बच्चों की तरह रो रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। अश्वत्थ ने उसे धीरे से अपनी बाहों में लिया और उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाने लगा। उसने आदित्य को देखा। आदित्य अपने भाई को देख रहा था और सोच रहा था, रोलर कोस्टर में झूलने का आइडिया मेरा ही था। मैं ही जबरदस्ती भाभी को लेकर गया था। अब पक्का भाई मुझे कच्चा चबा जाएंगे। और वो जल्दी से गया और उसने अपने भाई के दोनों पैर पकड़ लिए और बोला, आई एम सॉरी भाई, मुझे पता नहीं था भाभी इतना डर जाएंगी। मुझे लगा बड़ा मजा आएगा, लेकिन वहाँ राइड करने के बाद पता चला कि मजा नहीं, सजा आया। वो मासूम शक्ल बनाकर अश्वत्थ को देखने लगा। आदित्य एकदम एक क्यूट पप्पी की तरह लग रहा था। अश्वत्थ बोला, इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, चलो। और टिया को चुप कराया। फिर वो लोग बाकी लोगों के पास गए। सब एक साथ गेम्स खेलने लगे। उन्हें बहुत मजा आया। टिया और आदित्य ने आज जी भर के मनमानी की और जी भर के फास्ट फूड्स, आइसक्रीम और पेस्ट्रीज खाए। ओरियन टिया के खाने को देखकर अश्वत्थ से बोला, बिग बॉस यंग मैडम को देखकर पता नहीं चलता कि वो इतना खाती है, लेकिन जाता कहाँ है? वो इतनी दुबली पतली क्यों है? तो अश्वत्थ बोला, मुझे क्या पता, वैसे भी शायद। तभी टिया खाने के लिए एक बच्चे के साथ भिड़ गई। वो एक बच्चे के साथ आइसक्रीम के लिए झगड़ रही थी। सब ये देखकर हैरान रह गए। अब्रम बोला, अश्वत्थ तेरी छोटी गिलहरी लड़ाई भी करती है, देखकर तो नहीं लगता। लगता है तुम्हारी क्यूट वाइफ के अंदर बहुत सारा टैलेंट है, जिसका ट्रेलर वो हमें धीरे धीरे टाइम टू टाइम दिखा रही है। तो अश्वत्थ बोला, जस्ट शट अप। फिर वो गया और उसने बच्चे और टिया की लड़ाई को रोका। बच्चे की माँ अश्वत्थ को देखकर उसे देखती ही रह गई। टिया अश्वत्थ से जिद करते हुए बोली, सर मुझे आइसक्रीम चाहिए, ये मैंने पहले मांगी थी। अश्वत्थ उस बच्चे को देखने लगा। वो बच्चा बड़ा जिद्दी दिख रहा था। अश्वत्थ टिया के सिर पर हाथ रख कर बोला, रहने दो, ऑलरेडी तुम पूरे पाक का खाना खा चुकी हो, अब क्या पाक भी खा जाओगी? तो ये सुनकर टिया ने मुंह बना लिया। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अश्वत्थ ने उस बच्चे की माँ को देखा, फिर बच्चे को। उस औरत को देखकर अश्वत्थ के फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो पहले की तरह खड़ूस बन गया था। टिया उसे ऐसे देखकर डर गई और धीरे से बोली, क्या आप मेरी वजह से नाराज हो गए हैं? तो अश्वत्थ ने कुछ नहीं कहा और उसे लेकर वापस आ गया। बाकी लोग भी उस औरत और उसके बच्चे को घूर कर देख रहे थे, जैसे वो लोग उन्हें मार ही डालेंगे। वो औरत किसी रिच फैमिली से थी।
उसने महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहन रखी थी, वो काफी सुंदर भी थी। उसका बच्चा कुछ 7-8 साल का था और बहुत जिद कर रहा था। वो औरत शक्ल से बहुत चालाक दिखाई दे रही थी। आदित्य बोला, मुझे लगा था कि हम अच्छे से एंजॉय करेंगे, लेकिन हमारी खुशियों पर किसी ने ग्रहण लगा दिया। टिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। वो कभी सबको देखती तो कभी अश्वत्थ को देखती। अश्वत्थ, जो कुछ देर पहले उसकी हर विश पूरी कर रहा था और खुश भी था, वो अब पहले की तरह खड़ूस बन गया था। अश्वत्थ ने टिया को अपने आप से कसकर चिपका रखा था। मिराज बोला, यंग मैडम क्या यहाँ पर और रहना चाहती हैं? तो टिया ने ना में सर हिलाया। तो सेल्वन बोला, ठीक है, फिर हम वापस चलते हैं, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। वो लोग वापस आ गए। सब लोग चुप थे और उनके फेस पर गुस्सा नजर आ रहा था। टिया जो अश्वत्थ के साथ बैठी थी, उसने अश्वत्थ को एक नजर देखा। अश्वत्थ का फेस खतरनाक हो गया था। टिया को वो बहुत खतरनाक लग रहा था। अश्वत्थ की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और दर्द दिखाई दे रहा था, लेकिन वो पता नहीं लगा पा रही थी, ना ही गैस कर पा रही थी कि आखिर अश्वत्थ किस बात पर नाराज है। अश्वत्थ को फील हुआ कि दो आंखें उसे घूर रही हैं। उसने अपना सिर झुकाकर टिया को देखा। उसकी नजरें टिया की मासूम चेहरे पर गई। टिया की आंखों में सवाल साफ साफ नजर आ रहे थे। अश्वत्थ ने कुछ नहीं कहा, उल्टा टिया को और कसकर अपने सीने से लगा लिया। टिया हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके सर को क्या हो गया है, पर उसने कुछ नहीं पूछा। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और क्योंकि सब अम्यूजमेंट पार्क में अच्छे से खा पी कर आए थे, तो किसी ने डिनर नहीं किया। दादाजी डिनर करके सो चुके थे। पहले वो उनका वेट करते थे, लेकिन जब से उनके बड़े पोते की शादी हुई थी, वो टेंशन फ्री हो गए थे। टिया बाथरूम में बाथटब में लेटी हुई थी। वो सोच रही थी कि अचानक से सर फिर से वापस अपने खड़ूस मोड में क्यों चले गए। फिर उसे ख्याल आया कि अश्वत्थ को भी नहाना है। वो जल्दी से बाथटब से बाहर निकली। उसने बाथरोब पहना, बाथटब का पानी खाली किया और अच्छे से साफ किया। तब तक अश्वत्थ अपने शर्ट के बटन खोलते हुए अंदर आ चुका था। टिया बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ी तो वो अश्वत्थ को देखकर हैरान रह गई। अश्वत्थ ने अपने शर्ट के सारे बटन खोल लिए थे। उसने अंडर शर्ट भी नहीं पहना था। टिया अश्वत्थ की अट्रैक्टिव बॉडी और एब्स को देखकर इम्प्रेस हो गई। अश्वत्थ लंबा और स्लिम पर्सनैलिटी वाला इंसान था। कोई कह नहीं सकता था कि उसके भी एब्स होंगे, वो भी इतने अट्रैक्टिव। टिया ने जल्दी से अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। अश्वत्थ ने उसकी इस हरकत को देखा। वो काफी खराब मूड में लग रहा था। टिया जब नहा रही थी तब वो अपने बार में बैठकर रेड वाइन पी रहा था। वो टिया के पास आया और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। टिया की धड़कन अचानक से बढ़ गई। उसने अपनी आंखों से अपने हाथ हटाए। उसकी आंखें बड़ी हो गई। टिया को रेड वाइन की भीनी भीनी स्मेल आ रही थी। वो मन में बोली, जब आदमी गुस्से में हो और पी रखी हो तो उससे कभी उलझना नहीं चाहिए, उसमें अपना ही नुकसान है। और चुपचाप वैसे ही खड़ी रही। जब काफी देर तक अश्वत्थ ने उसे फ्री नहीं किया तो वो हकलाते हुए बोली, सर आप ठीक तो है? अश्वत्थ ने कुछ नहीं कहा, उल्टा और कसकर टिया को पकड़ लिया। टिया मन में बोली, क्या सर पागल हो गए हैं, ऐसा अजीब बिहेव कर रहे हैं? और फिर बोली, आप ठीक तो है ना? क्या आप मुझसे नाराज हैं? यू कैन पनिश मी। अश्वत्थ बोला, आई एम नॉट एंग्री विद यू, डोंट वरी। आर यू अफ्रेड ऑफ मी? तो टिया ने अपना सिर हिलाया। तो अश्वत्थ भारी आवाज में बोला, डोंट लीव मी एनीवेयर, कांट यू लव मी, प्लीज डोंट लीव मी। टिया उसका मतलब नहीं समझ पा रही थी, पर अश्वत्थ की बातों से लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर बहुत पैनिक हो रहा है। टिया कुछ सोचकर बोली, सर आप ठीक है ना? आप अचानक। तो अश्वत्थ बोला, आई नीड यू। इस बार अश्वत्थ की आवाज में दर्द साफ साफ पता चल रहा था। टिया उसकी आवाज सुनकर घबरा गई। उसे पता नहीं था कि आखिर अश्वत्थ किस बात से इतना पैनिक हो रहा है। टिया बोली, आप चलिए बाहर। तो अश्वत्थ कुछ नहीं बोला और टिया उसकी पकड़ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, पर अश्वत्थ उसे बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं था। वो बोला, तुम क्या मुझसे प्यार नहीं कर सकती? ये सुनकर टिया अचानक से चौंक गई और उसने अपना सिर उठाकर अश्वत्थ को देखा, जिसकी आंखों में दर्द साफ साफ झलक रहा था। और अश्वत्थ ने खुद को संभाल लिया और बोला, जाओ जाकर सो जाओ। उसने टिया को फ्री कर दिया। टिया हैरान होकर वहीं खड़ी रही। वो अपने सिर को खुजलाने लगी। वो मन में सोचने लगी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? इस बात पे टिया को यकीन नहीं हो पा रहा था। वो सोच रही थी कि क्या उसने कुछ गलत सुन लिया है। वो रूम से बाहर चली और फिर चेंज करके बेड पे आकर बैठ गई। अश्वत्थ ने जो उसे नया फोन दिया था उसमें ओजल ने उसे असाइनमेंट भेजा था,
वो वही देखने लगी। तभी उसे कुछ याद आया और वो एकदम से मास्टर बेडरूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद अश्वत्थ नहाकर बाहर आया तो टिया वहां नहीं थी। वो थोड़ा सा परेशान हो गया। उसने जल्दी से कपड़े चेंज किए और टिया को ढूंढने के लिए बाहर निकला। उसने 8 रूम की लाइट ऑन देखी। वो जल्दी से उस तरफ डोर ओपन ही था। वो बिना आवाज किए अंदर एंटर हुआ। उसने जो देखा उसे यकीन नहीं हो रहा था। टिया पेंटिंग्स बना रही थी, वो भी अश्वत्थ की। इनफैक्ट 2 बना चुकी थी। अभी भी जो बना रही थी वो अश्वत्थ की सैड मूड वाली थी। उसे बनाते वक्त टिया के फेस पर भी उदासी थी। टिया सच्चे मन से और इमोशंस के साथ पेंटिंग बनाती थी। उसकी बनाई पेंटिंग्स एकदम सजीव दिखाई देती थी। अश्वत्थ चुपचाप दीवार से टेक लगाकर खड़ा देख रहा था। टिया को उसकी मौजूदगी का पता ही नहीं चला। वो आज के दिन की सभी खुशी और गम के पालों को कैनवास पर उतर चुकी थी। 3 घंटे तक अश्वत्थ वैसे ही खड़ा रहा और टिया को देखता रहा। टिया के फेस पर भी कलर लग गया था। उसने अपना काम खत्म किया और सब सही से रखा दिया। उसे अब नींद आ रही थी। वो पीछे पलटी तो अश्वत्थ को देखकर हैरान रह गई। अश्वत्थ उसे देख रहा था। टिया आंखें मलने लगी। उसे अश्वत्थ एक सपना लग रहा था। टिया को ऐसा करते देख अश्वत्थ बोला, तुम सोने के बजाय इतनी रात को पेंटिंग बना रही हो, क्या तुम अपना ख्याल रखना नहीं जानती? टिया ठंडे पसीने से भीग गई। अश्वत्थ उसके सामने आया और टिया को आसानी से अपनी बाहों में उठा लिया। टिया अश्वत्थ को हैरान होकर देखने लगी। अश्वत्थ उसे वापस रूम में ले आया और बाथरूम में ले गया। टिया हैरान होकर उसे देख रही थी। अश्वत्थ ने उसे बाथटब के ऊपर बिठा दिया और एक टॉवेल को पानी से गीला किया और टिया के फेस को साफ करने लगा। टिया उसे हैरान होकर देख रही थी। अश्वत्थ ने उसके फेस को साफ कर दिया और बोला, अपने हाथ साफ कर लो। फिर टिया ने अपने हाथ अच्छे से साफ कर लिए। उसे बहुत नींद आ रही थी। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। उसका बस चलता तो वो बाथरूम में ही सो जाती। अश्वत्थ उसे उठाकर वापस ले आया और बेड पर सुला दिया। टिया बहुत मासूम लग रही थी। अश्वत्थ एकटक बिना पल के झपकाए टिया के फेस को ही देख रहा था। उसने उसे ब्लैंकेट अच्छे से ओढ़ाया, फिर खुद भी सोने के लिए लेट गया, पर उसकी नींद तो उड़ गई थी। उसने अपनी आंखें फिर भी बंद कर ली। रात के 2 बजे अश्वत्थ एक बहुत बुरा सपना देख रहा था। सपने में जो वो देख रहा था वो उसके साथ पास्ट में हो चुका था। उसके माथे पर पसीने छूट रहे थे। उसके फेस पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसका शरीर नींद में हिल रहा था। उसके झटकों से टिया की नींद खुल गई। उसने जब अश्वत्थ को इस हालत में देखा तो वो घबरा गई और बोली, सर आप ठीक तो है ना? सर, आर यू फाइन? वो बहुत ज्यादा डर गई थी और उसने अश्वत्थ के फेस को टच किया। अचानक से अश्वत्थ की आंखें खुल गई और सामने उसे टिया का मासूम और घबराया हुआ फेस दिखा। वो रोने वाली थी। टिया बोली, सर आप ठीक तो है ना? क्या आप कोई बैड ड्रीम देख रहे थे? अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। उसने टिया का हाथ पकड़ा जो उसके गाल के पास था। टिया टेंशन के मारे अधमरी हो गई थी। वो अश्वत्थ के ऐसा करने से चिढ़ गई और बोली, सर आप ठीक तो है ना? अश्वत्थ उठकर बैठ गया। टिया जल्दी से उसके लिए पानी लाए। अश्वत्थ ने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया और ग्लास टेबल पर रख दिया। अश्वत्थ दोबारा खो गया। टिया जो टेंशन के मारे अधमरी हो चुकी थी, उसका दिमाग खराब हो गया, पर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अश्वत्थ पर गुस्सा करने से उसी का नुकसान था, ये उसका मानना था। टिया अपने टैडी को पकड़कर बेड पर बैठ गई और अश्वत्थ को घूरने लगी, इस उम्मीद में कि अश्वत्थ उसे कुछ बताएगा, पर उसकी उम्मीद से उल्टा हुआ। अश्वत्थ अपने ख्यालों से बाहर आया और टिया से बोला, सो जाओ। ये सुनकर टिया को मन ही मन अश्वत्थ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अश्वत्थ ने टिया को बेड पर लिटा दिया, जैसे टिया कोई छोटी बच्ची हो, और ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और खुद बालकनी की तरफ चला गया। टिया अश्वत्थ के आलीशान किंग साइज लग्जरी बेड पर अब अकेली सो रही थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि अश्वत्थ की टेंशन हो रही थी। अश्वत्थ बालकनी के डेक पर रेलिंग के पास खड़ा होकर आसमान को घूर रहा था। उसने कहा, मैं कितना भी अपने अतीत को अपनी जिंदगी में आने से रोकना चाहूँ, रोक नहीं सकता। मैं ये नहीं भूल सकता कि मिस्टर तारुश आर्यन ने मेरी माँ को कितना दुख दिया है। उन्होंने सिर्फ मेरी माँ की ही नहीं, हमारी उज्जवल आंटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी माँ की और उज्जवल आंटी की मौत का जिम्मेदार वो है, और उनके वो बच्चे जिन्होंने हमारी खुशियाँ छीन ली। ये कहते हुए अश्वत्थ ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। वो काफी गुस्से में नजर आ रहा था। वो बोला, मैं कभी उन्हें माफ नहीं करूंगा, न ही उन्हें पैलेस में आने दूंगा। टिया, जिसे नींद नहीं आ रही थी, वो बेड पर इधर उधर रोल करने लगी ताकि उसे नींद आ जाए। फाइनली बहुत कोशिशों के बाद उसे नींद आ ही गई। अश्वत्थ जब वापस आया तो उसकी नजर टिया पर पड़ी, जो बिस्तर पे टिया मेरा सो रही थी। अश्वत्थ ने उसे ठीक से लिटाया और ब्लैंकेट ओढ़ाया और खुद भी उसके पास लेट गया।
वो टिया के मासूम फेस को देख रहा था। उसे टिया की माँ की याद आ रही थी। अश्वथ टिया की माँ उज्जवल का लाडला था क्योंकि वो अश्वथ की माँ की बेस्ट फ्रेंड थी और उसके दादाजी के बेस्ट फ्रेंड की बेटी भी थी, तो उसका आर्यन पैलेस में आना जाना लगा रहता था। अश्वथ को उज्जवल का पेंटिंग बनाने का टैलेंट बहुत पसंद था। अश्वथ ने उज्जवल से एक बार कहा था अगर उनकी कभी बेटी हुई तो वो उससे शादी कर लेगा ताकि उज्जवल हमेशा उनके साथ रहे। इस बात पर उज्जवल ने उसे हंसते हुए कहा था, तुम अभी 9 साल के हो और मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अगर शादी हो भी जाती है तो मैं तो 2 साल बाद ही कोई बच्चा चाहूंगी। इस तरह से तो अगर मेरी बेटी हुई तो भी तुम उससे उम्र में बहुत बड़े होगे और हो सकता है कि मेरी बेटी तुमसे शादी ना करे या फिर इस बीच में तुम किसी और से शादी कर लो। अश्वथ ने तब मुंह बनाते हुए जवाब दिया था, अगर मैं 40 साल का भी हो गया तो भी आपकी बेटी से ही शादी रहूंगा। आप मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं मम्मी से ज्यादा आपको प्यार करता हूँ। आपकी छोटी सी बेटी को मैं बहुत प्यार करूंगा। इस बात पर उज्जवल बहुत हंसी थी। तो अश्वथ ने कहा था, देख लेना एक दिन मैं ऐसा करके रहूंगा, आपकी बेटी से शादी करके रहूंगा। उज्जवल ने उसको नाराज होते हुए देखा और बोली, ठीक है कर लेना, लेकिन अगर मेरा बेटा हुआ तो क्या तुम उससे भी शादी करोगे? ये सुनकर अश्वथ की कुछ देर के लिए बोलती बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ सोचकर वो बोला, मैं उससे क्यों शादी करूंगा? आपके दूसरे बच्चे भी तो आएंगे ना, अगर उसमें से एक बेटी हुई तो पक्का उससे शादी कर लूंगा। उज्जवल उसकी इस बात पर बहुत हंसी थी। अश्वथ ने उसी दिन से ठान लिया था कि वो उज्जवल की ही बेटी से शादी करेगा ताकि उसकी प्यारी उज्जवल आंटी उसके साथ ही रहे। अश्वथ ने टिया के गालों को प्यार से सहलाया। टिया कसम साते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, बड़े अजीब इंसान है। मैं टेंशन के मारे अधमरी हो गई थी तो मुझे सुलाकर खुद हवा खाने चले गए। इतना डरा दिया था मुझे, बताना तो चाहिए कि किस बात पर इतने डरे हुए थे। सपना देखना कौन सी बुरी बात है, बताने में क्या हर्ज है, राक्षस कहीं का। अश्वथ ने उसकी ये बात सुनी और टिया को हैरान होकर देखने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो उसी वक्त टिया के गालों को पिंच कर ले और टिया की नींद खराब कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो मन में बोला, आंटी मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली। मैं चाहता था कि आप हमेशा मेरे साथ रहे। आपको पता है ना, मैं आपको अपनी मम्मी से भी ज्यादा प्यार करता था। आप बहुत अच्छी थी आंटी। मैंने आपकी बेटी को ढूंढ लिया और जैसा मैंने कहा था मैं आपकी बेटी को वो हर चीज दूंगा जो उसे उस हृदय अग्रवाल ने कभी नहीं दी। दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। उस आदमी ने आपकी पहचान छीन ली, आपको बर्बाद कर दिया और तो और वो घर जो आपका था उसे भी छीन लिया और आपकी बेटी को एक सर्वेंट की तरह उसी के घर में। मैं उसको इन सब की सजा दूंगा, आई प्रॉमिस। अगली सुबह टिया अलसाई हुई अंगाई लेते हुए एक पल को उठी और फिर वापस ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। अश्वथ उसे ऐसा करता देख रहा था। वो हैरान होकर देखने लगा और टिया को उठाने के लिए गया और ब्लैंकेट खींचते हुए बोला, छोटी गिलहरी क्या तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना? तो टिया वापस ब्लैंकेट ओढ़ते हुए बोली, दी प्लीज आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, मैं कुछ देर बाद उठकर सारा काम कर दूंगी। ये सुनकर अश्वथ को टिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अश्वथ ने टिया के सिर को प्यार से सहलाया और चूम लिया और प्यार से कहा, छोटी गिलहरी उठ जाओ। टिया नींद में ही उसे लिप्सा समझ रही थी। वो बोली, दी प्लीज आप समझ क्यों नहीं रही, आप भी तो। उद्धरण चिन्ह। अश्वथ टिया को अपने बाहों में उठाकर बाथरूम में ले गया और उसे अच्छे से बाथटब में लिटाया और उसके गालों को पिंच करते हुए बोला, लिटिल वाइफ गेट अप। बड़ी मुश्किल से टिया अपने नींद के आगोश से बाहर आए और अचानक ही चौंक गई। अश्वथ ने उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, क्या तुम लो फील कर रही हो? क्या तुम कॉलेज नहीं जाना चाहती हो? तुम्हें तो आज अपना असाइनमेंट कलेक्ट करके जमा करना है ना, आज लास्ट डेट है। ये सुनकर टिया अचानक से चिल्लाने लगी। अश्वथ बोला, क्या हुआ? तो टिया जोर जोर से रोने लगी। अश्वथ बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो टिया रोते हुए बोली, सर वो मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं किया है, और रोने लगी। अश्वथ इरिटेट होकर बोला, बस भी करो, कुछ नहीं होगा, तुम मुझे रोती हुई बिल्कुल पसंद नहीं हो, चुप, बिल्कुल चुप। टिया चुप हो गई और मुंह फुला लिया। तो अश्वथ बोला, मैंने तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया है। ये सुनकर टिया की आंखें चमक उठी। अश्वथ बोला, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं नहाने में? टिया को अश्वथ की आंखों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी। वो अश्वथ को अजीब नजरों से देखकर जोर से चिल्लाई, सर। अश्वथ हंसते हुए चला गया। टिया उसे मन ही मन कोस रही थी। टिया ने तो सुना था कि अश्वथ बहुत शरीफ है, वो एंग्री मैन है, वो डेंजरस है, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द सिटी और वो लड़कियों से दूर रहता है।
उसके बारे में ऐसी अफवाह थी कि उसे लड़कियां नहीं लड़के पसंद हैं, पर यहाँ तो टिया अश्वथ का एक नया रूप देख रही थी। अश्वत्य दुनिया के लिए राक्षस, डेविल और पता नहीं क्या क्या था। अश्वथ का रुतबा बहुत ऊंचा था। वो एक ऐसी शख्सियत का मालिक था जिसकी ताकत के आगे बाकी लोग धूल के बराबर थे। उसने अपनी मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। उसके पास बेशुमार दौलत थी। उसकी सिक्योरिटी एजेंसी LFG लार्ड फोर्स गार्डियन पूरे देश में फेमस थी। देश का बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन, सब अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा करते थे LFG पर। उसके बिजनेस एम्पायर में बहुत सारे अलग अलग बिजनेस थे। विदेशों में आर्यन टेक्नोलॉजी मशहूर थी बंदूकें बनाने और बेचने के लिए। इन बंदूकों को भारी कीमतों पर खरीदा जाता था। आर्यन कारपोरेशन एक इन्वेस्ट कंपनी थी। फॉरेन में उनका डायमंड का बिजनेस था, जिसे उसके चाचा यतीश संभालते थे। गोवा में उनका शानदार रिजॉर्ट था। इसके अलावा और भी कई सारे फील्ड में उसकी कंपनीज थी। अश्वथ धोखा देने वाले और झूठ बोलने वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। टिया नहा धोकर फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट के लिए आई और सबको गुड मॉर्निंग विश किया। सभी ने मुस्कुराहट के साथ उसे विश किया। फिर अश्वथ ने टिया के लिए उठकर चेयर हटाई। टिया चुपचाप बैठ गई। उसने टिया को खाना सर्व किया और फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। टिया अपना बैकपैक अश्वथ के हाथों में देखकर हैरान थी। अश्वथ ने उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, तुम्हारा सारा सामान है। टिया ने बैकपैक लिया और पीठ पर लटकाया और जाने लगी। आज उसे अब्रम कॉलेज छोड़ने वाला था। वो बाहर अपनी स्पोर्ट्स कार में वेट कर रहा था। अश्वथ बोला, छोटी गिलहरी। टिया के कदम रुक गए और उसने पलट के अश्वथ को सवालिया नजरों से देखा। अश्वथ ने अपने गाल पर इशारा किया कि वो उसे बेबी किस करे। टिया ने मुंह बना लिया। वो बहुत क्यूट लग रही थी। अश्वथ ने उसकी गर्दन को पकड़ा और उसे अपने करीब लाया और अपना गाल आगे किया और बोला, किस मी। टिया उसे छोटी बच्ची जैसी लग रही थी, जो नाराज थी। अश्वथ बोला, छोटी गिलहरी, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम हिलिप उद्धरण चिन्ह। वो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले टिया ने उसके गालों पर किस किया और भाग गई। अश्वथ को उसकी इस चाइल्डिश हरकत पर हंसी आ गई। टिया सीधे अब्रम की कार में घुस गई। अब्रम अचानक से उसके आकर बैठ जाने से डर गया था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। टिया बच्चों की तरह बैठ गई थी। अब्रम उसे देखकर मन में बोला, इस डेविल ने क्या किया होगा जो छोटी सी भाभी मुंह फुलाकर बैठी है। और बोला, क्या हुआ क्यूटी पाई। टिया उसे घूरकर देखने लगी और उसे ऐसे देखकर अब्रम डर गया। टिया बोली, सर एकदम बेशर्म और छिछोरे हैं। ये सुनकर अब्रम हैरान होकर टिया को देखने लगा और बोला, तुम्हें कैसे पता। टिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी और फिर उसने अपना चेहरा लटका लिया। अब्रम अपना सिर खुजलाने लगा। टिया बोली, सर जल्दी चलिए, वरना अगर मैं लेट हो गई तो मुझे डांट और पनिशमेंट मिलेगी। अब्रम बोला, हाँ, और कार स्टार्ट कर, कॉलेज के लिए चल पड़ा। अब्रम ने कार कॉलेज से थोड़ी दूर रोकी। टिया उतरकर सबकी नजरों से बचते हुए अब्रम को थैंक यू कहकर कॉलेज की तरफ चल पड़ी। कॉलेज के अंदर पहुंचने के बाद सब लोग उसे ही देख रहे थे। सारे लड़के उसे इम्प्रेस करने की सोच रहे थे। टिया सोचने लगी कि पहले तो कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था और आज उसे इतनी अटेंशन मिल रही थी। वो मन ही मन अपने डेविल हस्बैंड को थैंक यू बोल रही थी कि उसकी वजह से आज वो अपने लिए स्टैंड लेने में सक्षम हो गई थी। पहले लोगों ने उसे सर से पांव तक कपड़ों में लिपटा हुआ ही देखा था। वो पहले एक स्लीवलेस टॉप तक पहनने में हिचकिचाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। टिया ने आज ब्लैक कलर की हुड वाली टी शर्ट पहन रखी थी और नीचे टाइट फिटिंग जीन्स पहन रखी थी। वो उजल को खोज रही थी। लड़के उसे पटाने के लिए एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। टिया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपनी बेस्ट फ्रेंड से मतलब था। तभी उसके सामने अव्यांश अपने दोस्तों के साथ आया और उसका रास्ता ब्लॉक करते हुए बोला, क्या बात है, क्या मुझे वापस पाने के लिए तुम ये सब कर रही हो। टिया मन में सोच रही थी कि उसका डेविल हस्बैंड सही कह रहा था। एक लात नहीं, लात और घूसों की बारिश की जरूरत थी इस अव्यांश को। टिया अंदर से तैयार थी कि अगर इस अव्यांश के बच्चे ने कुछ भी किया तो उसे बुरी तरह से पीट देगी, और अगर कुछ ज्यादा ही होता है तो उसे बचाने के लिए उसका डेविल हस्बैंड है ही उसके सामने जमीन पर हाथ पांव मारकर रो रो कर उसे कन्विंस कर ही लेगी। टिया उसे देखकर हंसते हुए बोली, मैं तुम जैसे चीटर को क्यों इम्प्रेस करना चाहूंगी। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है और तुम्हें इम्प्रेस करने में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। अब मेरे रास्ते से हटो। तुम्हें अपनी लवी डवी सहाना के पास होना चाहिए। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, घटिया और बेशर्म। तुम्हें मैं क्यों इम्प्रेस करूंगी, अब हटो। वो जाने लगी तो अव्यांश ने जबरदस्ती उसे रोक लिया। सब लोग तमाशा देखने लगे।
अव्यांश और उसके दोस्त टिया के साथ बदतमीजी करने लगे। टिया मन में बोली, सर आपके भरोसे फाइटिंग कर रही हूँ। अयंश भी ये तमाशा अपने दोस्तों के साथ देख रहा था। काव्य बोला, अयंश यार उस बेचारी की हेल्प करनी चाहिए। अयंश आगे बढ़ा ही था कि एक चीख गूंजी। पालक झपकते ही टिया ने सबको धूल चटा दी थी। सब जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। टिया का ये अवतार देखकर सब शॉक्ड थे। टिया ने अपना हाथ झाड़ते हुए अव्यांश को देखा। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अव्यांश और सबको एक एक किक मारी और आगे बढ़ने लगी। अयंश टिया को देखते हुए उसी की तरफ आ रहा था। टिया उसके पास पहुंची। अयंश को होश ही नहीं था कि नीचे केले का छिलका किसी ने खाकर फेंका है। उस पर उसका पैर पड़ गया और वो फिसलकर पीछे की ओर गिरने लगा, पर टिया ने उसे गिरने से बचा लिया। अयंश महसूस कर पा रहा था कि उसे बहुत ही कोमल और नाजुक हाथों ने पकड़ रखा है। अयंश टिया के आंखों में देख रहा था। वो उसकी आंखों में खो गया। वो एकटक उसे ही देख रहा था। सब लोग ये नजारा देखने लगे। अयंश का दोस्त कबीर बोला, यार काव्य, लड़की को गिरने से लड़का बचाए तो समझ में आता है, पर यहाँ तो लड़की ने लड़के को पकड़ रखा है। ये कौन सा सीन है? ये तो मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो अयान बोला, पर क्या मस्त सीन है यार। क्या लड़की है, इतने सारे लड़कों को धूल चटा दी। वाओ, शी इज अ वेरी प्रीटी गर्ल, शी इज सो क्यूट। उसने उनकी जल्दी से फोटो भी क्लिक कर ली। टिया अयंश को देखकर बोली, एक्सक्यूज मी, क्या आप उठने की मेहरबानी करेंगे? पर अयंश तो उसमें ही खो गया था। उसे टिया की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बस उसके कानों में गाने बज रहे थे। टिया मन में बोली, बड़ा ही अजीब लड़का है, पर इसे तो कभी कॉलेज में नहीं देखा, लगता है कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट होगा। और फिर बोली, देखिए, मैं आपके जितनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं आपको ज्यादा देर तक पकड़े नहीं रख सकती, आप प्लीज खड़े हो जाइए। अयंश ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। टिया मन में बोली, दिखने में तो इतना हैंडसम और स्मार्ट है, क्या ये बहरा है? बाहर में जाओ तुम, कौन से मेरे कुछ लगते हो। और अयंश को छोड़ दिया। अयंश जोर से गिर पड़ा और होश में आया और दर्द में कराहने लगा। सब लोग ये देखकर शॉक थे। काव्य बोला, हे भगवान, अयंश शाह को एक लड़की ने जमीन पर पटक दिया। क्या ये लड़की पागल है? टिया अयंश को बिना देखे ही चली गई। अयंश दर्द से कराहते हुए उठा। उसके पास उसके तीनों दोस्त जल्दी से आए और उन्होंने उसे उठाकर खड़ा किया। अभी तक अयंश के कानों में गाना गूंज रहा था। अयंश ने जोर से अपना सिर झटका। काव्य बोला, आर यू फाइन? तो अयंश बोला, काव्य बड़ी, क्या लड़की थी यार। तुम्हें नहीं लगता मुझे अपने मम्मी पापा को एक खूबसूरत सी बहू गिफ्ट में देनी चाहिए? तीनों ने हैरानियत में अपना सिर पीट लिया। अयान अयंश से बोला, बड़ी, वो लड़की अव्यांश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड है। मुझे पता चला है कि अव्यांश खन्ना ने उसे चीट किया था और दोनों का ब्रेकअप हो गया। और ये भी सुना है कि वो लड़की पहले बहुत ही ओल्ड फैशन्ड और बहनजी टाइप थी। ब्रेकअप होने के बाद वो 2 हफ्ते तक गायब रही, फिर अचानक से इस नए अवतार में आ टपकी। ये सुनकर काव्य बोला, ये तो होना ही था। आखिर बेचारी ने धोखा खाया है और शायद आज उसी का जमकर बदला लिया है। एंड अंश, तुम उस अव्यांश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड को अपने मम्मी पापा की बहू के रूप में गिफ्ट में देना चाहते हो? तो अयंश बोला, हे बडी, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ये बताओ, ब्रेकअप का रीजन और चीटिंग का रीजन क्या था? तो कबीर बोला, जब से आए हैं तब से हमें यही सुनने को मिला है कि वो लड़की अव्यांश को टच तक करने नहीं देती थी, उससे हमेशा एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखती थी। इस वजह से अव्यांश खन्ना की गर्लफ्रेंड बनने का मौका सहाना राय को मिला, वही जो तुझ पर लाइन मार रही थी। मतलब हद है, बॉयफ्रेंड होते हुए भी किसी और आदमी पर लाइन मारना। तो अयंश बोला, गुड, तब तो मुझे इसी लड़की के पीछे जाना चाहिए जो मुझ जैसे गुड लुकिंग इंसान को इग्नोर करके चली गई। ये तो गलत बात है। आई एम दी अयंश शाह। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगा। अभी भी उसके कानों में गाने बज रहे थे। ओजल भागकर टिया के पास आए और बोली, क्या तुमने सच में उस कमीने अव्यांश और उसकी पलटन की पिटाई कर दी? क्या मैंने एक जबरदस्त एक्शन सीन मिस कर दिया? ओह नो, मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है। ओजल का ये रिएक्शन देखकर टिया को बहुत हंसी आ रही थी। वो बोली, यार मैंने पीटने को तो पीट दिया, पर तुम्हें तो पता ही होगा वो बहुत रिच है। अगर कहीं उसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो? अगर इस बात के लिए सर मुझसे नाराज हो गए तो मैं क्या करूँगी? ओजल मन में बोली, ओह कोका भाई, तुमसे क्यों नाराज होंगे? तुम नहीं जानती, वो तुम्हारे लिए अव्यांश खन्ना तो क्या किसी से भी लड़ सकते हैं। और वैसे भी खन्ना कंपनी भाई के रहमो करम पर पल रही है। अगर भाई की कृपा दृष्टि हट गई तो खन्ना कंपनी 5 सेकंड में बर्बाद हो जाएगी। और तुम तो द वेपन किंग की क्वीन हो, इतना डरती हो यार? टिया ओजल को ऐसे खोए हुए देखकर बोली, हे ओज,
प्लीज यार हेल्प मी, मैंने जोश में आकर बहुत बुरी तरह से उन्हें पीटा है। तो ओजल खुश होते हुए बोली, वो कमीना इसी लायक था, उसके हाथ पैर अच्छे से नहीं तोड़े क्या तुमने? मुझे भी बुला लेती यार, मैं भी अपने हाथ साफ कर लेती। उसे अच्छे से पीटना तो मेरी दिली तमन्ना है, पर कोई बात नहीं, तुमने पीट लिया, काफी है। और खुश होने लगी। टिया और ओजल क्लास की तरफ जाने लगे। अयंश और उसके फ्रेंड भी क्लास की तरफ आ रहे थे। अयंश बोला, हे, ये प्रीटी गर्ल यहाँ क्या कर रही है? तो अयान बोला, क्योंकि भाई वो सेकंड ईयर में ही है, आर्ट स्टूडेंट है। तो ये सुनकर अयंश खुश हो गया और बोला, क्या बात है, किस्मत भी लगता है यही चाहती है कि यही मेरी वाइफ बने। तो तभी उसकी नजर ओजल पर पड़ी और ओजल ने भी उसे देखा। दोनों के मन में एक ही चीज चल रही थी। अयंश मन में बोला, ओजल मासी। ओजल मन में बोली, यह अयंश बेवकूफ यहाँ क्या कर रहा है? ये तो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, यहाँ कैसे टपक गया? ये कहीं भाई को ना बता दे कि मैं 2 सालों से उनकी यूनिवर्सिटी में उनसे छिपकर पढ़ रही हूँ। लेकिन ये अयंश है जिसके पेट में कोई बात नहीं पचती। भगवान ये भाई को ना बता दे। अयंश के मन में भी यही चल रहा था कि अगर मासी ने मामा को बता दिया कि वो उनकी ही यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होकर आया है, तो उसके नाना और उसके दोनों मामा उसे बहुत डांटेंगे, क्योंकि वो घर पे सबके साथ न रहकर अलग से फ्लैट लेकर रह रहा है। वो अपना चेहरा छुपाने लगा। उसे ऐसा करते देख ओजल समझ गई कि अयंश आर्यन पैलेस में नहीं रहता बल्कि अलग रहता है, और उसके यहाँ पढ़ने की बात भी आर्यन पैलेस वालों को नहीं पता। उसने चैन की सांस ली और उसे ऐसे दिखाने लगी कि वो अश्वत्थ को ये सब बता देगी, और वो उसे घूर कर देखने लगी। टिया उसे ऐसे देखकर उलझन में पड़ गई। फिर उसने उस तरफ देखा जिस तरफ ओजल देख रही थी। टिया बोली, ओज, क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसे उन लड़कों को क्यों घूर रही हो? माना कि वो सब बहुत हैंडसम है, पर क्या उन्हें दिन दहाड़े घूरना या ताड़ना अच्छी बात है? तो ओजल कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो टिया को कुछ भी बताती तो उसे पता चल जाता कि वो अश्वत्थ की बहन है। वो मन में बोली, अगर मैंने कोका को बता दिया कि मैं द वेपन किंग की बहन हूँ, तो कोका मुझसे एंग्री हो जाएगी। मैं अपनी इतनी प्यारी फ्रेंड को खो नहीं सकती। ये सोचते हुए ओजल ने अयंश को घूर कर देखा। अयंश की तो सांसें अटक गई थी। टिया ओजल को खींचते हुए क्लास के अंदर ले गई। कबीर बोला, अंश क्या हुआ? तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तो अयंश बोला, प्रीटी गर्ल की फ्रेंड मेरी मासी है। तो ये सुनकर तीनों हैरान रह गए और अयंश को देखने लगे। काव्य बोला, रियली, शी इज योर आंट? तो अयंश बोला, यस, वो मेरे छोटे नानू की बड़ी बेटी है। अगर उन्होंने मामा को बता दिया तो मेरी मौत पक्की। तो अयान बोला, तुम्हारे मामा तो सच में डेविल हैं। तो अयंश डरते हुए बोला, यार प्लीज उनका नाम मत लो, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, और उनका गुस्सा शांत करने के लिए तो मामी भी नहीं है। कब से कुंवारे पड़े हैं, अगर एक प्यारी सी मामी होती तो कम से कम मुझे उनसे बचा तो लेती। तो काव्य हंसते हुए बोला, तेरे मामा तो इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। वैसे एक बात बता, उन्हें कैसी लड़कियां पसंद है? उनके बारे में तो रूमर्स है कि उन्हें लड़कियां नहीं लड़के पसंद हैं। तो अयंश बोला, मेरे मामा कोई गे नहीं है, उन्हें कोई लड़के पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं पता उन्हें कैसी लड़की पसंद है, पर मम्मी से पता चला था कि वो बचपन में नानी की फ्रेंड की बेटी से शादी करना चाहते थे। बस इतना ही पता है, शायद आज भी वो उनसे ही शादी करना चाहते होंगे। वैसे भी वो बस उनसे कुछ 8-10 साल छोटी होगी। ये सुनकर अयान उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, एज गैप तो चलता रहता है, चिंता मत कर, तेरे मामा भी जल्दी ही घोड़ी चढ़ेंगे और तुम और हम उनकी शादी में खूब नाचेंगे। तो अयंश बोला, पहले मेरी मासी को तो कोई समझाओ। तो कबीर बोला, ठीक है, उनको भी देख लेंगे, पहले क्लास के अंदर चलें। फिर वो लोग क्लास के अंदर गए। उनकी सीट जस्ट टिया और ओजल की सीट के पीछे थी। कबीर और अयान अयंश और काव्य के पीछे की सीट पर बैठ गए। क्लास में टीचर नहीं आए थे तब तक। टिया ने अपना फोन निकाला और ऑन करके देखने लगी, और मन में बोली, भगवान प्लीज सर को पता चलने मत देना कि मैंने उनके मना करने के बाद भी अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है। दरअसल टिया ने अश्वत्थ से बचकर एक क्लब में बारटेंडर की जॉब ढूंढ ली थी। उस क्लब में वो पहले भी बारटेंडर का काम कर चुकी थी और उसके पास लाइसेंस भी था। पिछली बार अव्यांश ने बारटेंडर का काम छुड़वा दिया था और उसको कैफे में लगवा दिया था। टिया उस क्लब के सभी एम्प्लॉइज को जानती थी और उनके साथ उसका अच्छा रिलेशन था, और उस क्लब का मालिक भी उसकी स्थिति समझता था। टिया को नहीं पता था कि उस क्लब के मालिक हैं मिस्टर अरुण बजाज, अभ्रम के डैड। मिस्टर बजाज को भी नहीं पता था टिया अब अश्वत्थ की वाइफ है। अभ्रम ने बस उन्हें ये बताया था कि अश्वत्थ ने उज्जवल आनंद की बेटी को ढूंढ लिया है और उससे शादी भी कर ली है।
टिया ने जल्दी से अपना फोन वापस अपने बैग में रखा, तभी उनके टीचर भी आ गए। सब ने उन्हें खड़े होकर विश किया। उनके टीचर मिस्टर शर्मा ने सबको देखा, फिर टिया को देखा। अब तक सभी स्टाफ को पता चल गया था कि टिया कौन है। मिस्टर शर्मा मन में बोले, हे भगवान, प्रिंसिपल सर को क्या बताने की जरूरत थी। वैसे भी टिया, सॉरी मिसेज आर्यन एक अच्छी स्टूडेंट है। हम सब टीचर उसके साथ अच्छे से ही पेश आते थे। ये बताकर तो उन्होंने अब हमें डरा ही दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी फूल सी नाजुक लड़की की किस्मत में इतना पावरफुल, डेंजरस, रिच पसंद लिखा था, वो भी अश्वथ आर्यन। ये तो बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज है। मिस्टर शर्मा अपने ख्यालों से बाहर आए और अपना चश्मा ठीक किया और फिर पढ़ाना स्टार्ट किया। वही अव्यांश अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल में था। उसके दोस्तों को कोई चोट नहीं आई थी, पर उनका पूरा बॉडी दर्द से टूट रहा था। टिया ने ओरियन के सिखाए स्किल का अच्छे से यूज किया था। बिना कोई चोट पहुंचाए उनकी पूरी हड्डियां तोड़ दी थी। मतलब ऐसे मारा था कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि न उन्हें कोई चोट लगी है, फिर भी उनका शरीर इतना पेन क्यों कर रहा है। टिया को नहीं पता था कि अश्वथ ने जिस मेयर के बेटे को मारा था वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वो लोग आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर कॉलेज आए थे। हालांकि वो दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट थे। टिया 3 बजे बजते ही क्लास से बाहर निकल गई, क्योंकि उसे द हेवन क्लब भी जाना था। वो बाहर आए और उसने अहान ने देख लिया, जो उस शहर के मेयर का बेटा था, जिससे लिप्सा ने 50 लाख रुपए लेकर टिया को बेच दिया था। अहान के साथ उसके दोस्त रोमी, जय, धीर, अमी और अर्पित थे। अहान टिया को देखकर बोला, हे, ये तो वही लड़की है ना जिसे उसकी बहन ने हमें बेचा था और उस आदमी ने उसके लिए हमें बुरी तरह से पीट दिया था। तो रोमी बोला, हाँ यार, इस लड़की को मजा चखाना तो बनता है। मुझे तो पता ही नहीं था ये भी हमारी कॉलेज में पढ़ती है। तो धीर बोला, चलो देखते हैं कहाँ जाती है। फिर वो लोग भी टिया का पीछा करने लगे। टिया ने टैक्सी ली और द हेवन क्लब की तरफ चल पड़ी। वो लोग अपनी गाड़ी में उसका पीछा करने लगे। द हेवन पहुंचने के बाद टिया ने टैक्सी वाले को पैसे दिए, फिर वो अंदर चली गई। वो लोग भी उसके पीछे अंदर गए। टिया अपने कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। जब वापस आई तो उसने सफेद रंग की शर्ट और नीचे काले रंग की ट्यूब स्कर्ट पहन रखी थी और पैरों में ब्लैक कलर की हील्स पहन रखी थी। उसने गले में काले रंग की टाई पहन रखी थी और अपने हेयर की पोनीटेल बना रखी थी। वो लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। टिया बार काउंटर के पास आए और जो आदमी उस टाइम बारटेंडर पर काम कर रहा था उसे विश किया। वो आदमी खुश होकर बोला, हे प्रीटी गर्ल, फाइनली तुम आ गई। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अब तुम ये काम संभालो। तो टिया बोली, थैंक्स अंकल। फिर वो बारटेंडर का काम करने लगी। वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी। अहान बोला, अच्छा तो ये लड़की यहाँ पर पार्ट टाइमर है, ठीक है, आज हम इसे मजा चखा कर रहेंगे। और वो लोग उसका वही क्लब में बैठकर वेट करने लगे। अब्रम भी वहाँ एक मीटिंग के सिलसिले में आया था। मीटिंग खत्म होने के बाद वो प्राइवेट रूम से बाहर आया और एक ड्रिंक लेने के लिए बार काउंटर के पास गया और टिया को बिना देखे ही बोला, 1 ब्लू हेवन। तो टिया बोली, श्योर सर। उसने भी अब्रम को नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज सुनकर अब्रम चौंक पड़ा। फोन से नजरें उठाकर जब उसने सामने बार काउंटर की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। वो ऐसे देख रहा था जैसे उसने सांप सूंघ लिया हो। वो मन में बोला, ये सपना तो नहीं है ना, अश्वथ की लिटिल वाइफ बारटेंडर। जरूर ये सपना होगा। और अपनी आंखें मलते हुए देखा और बोला, भगवान, ये तो सच में छोटी गिलहरी है, पर ये यहाँ पर बारटेंडर। और फिर उसे अश्वथ की बात याद आई। अश्वथ ने उसे बताया था कि उसने टिया की पार्ट टाइम जॉब छुड़वा दी है। वो मन में अश्वथ को 1000 गालियां देने लगा। वो बोला, अब वो राक्षस सारा दोष मुझे देगा। क्या जरूरत थी उसे उसके कैफे में उसकी पार्ट टाइम जॉब छुड़वाने की। अब देखो, उसकी छोटी गिलहरी मेरे क्लब में बारटेंडर का काम कर रही है। वो राक्षस मुझे जलती हुई आग में फेंक देगा। टिया ने उसे उसका ड्रिंक बना कर दिया और फिर दूसरे लोगों के लिए ड्रिंक बनाने लगी। अब्रम ने अपना ड्रिंक लिया और चाय की तरह सिप लेते हुए पीने लगा और एक जगह जाकर टेबल पर बैठ गया। उसने अश्वथ को कॉल किया। अभी 6 बजे बज रहे थे। टिया 3 घंटे काम कर चुकी थी। उसकी शिफ्ट का 1 घंटा बचा था। टिया ने एक अच्छा सा बहाना भी ढूंढ लिया था ताकि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब कर सके। उसने अश्वथ के पूछने पर यह बताने का बहाना ढूंढा था कि वो अपनी फ्रेंड के साथ एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए उसके हॉस्टल में गई थी। इससे अश्वथ को कोई शक नहीं होता। लेकिन जब अब्रम ने उसे देख लिया था तो टिया को कोई अंदाजा नहीं था कि उसका क्या अंजाम होने वाला है। अब्रम का गुस्सा जब आपे से बाहर हो गया तो उसने अश्वथ को कॉल किया। सेल्वन टिया को लेने आया था।
वो 2 घंटे से वेट कर रहा था। हालांकि उसने गाड़ी दूर पार्क कर रखी थी, पर वो टेंशन से मरे जा रहा था। वो मन में बोला, यंग मैडम कॉलेज से बाहर नहीं निकली है, मतलब शायद वो अपनी फ्रेंड के साथ हॉस्टल में होंगी, पर वो मेरा फोन भी क्यों रिसीव नहीं कर रही हैं? क्या वो आज मुझे बिग बॉस के हाथों मरवाना चाहती हैं? अभ्रम का कॉल जैसे ही अश्वथ ने उठाया, अभ्रम ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी। वो बोला, राक्षस आदमी, तुम्हें क्या जरूरत थी छोटी गिलहरी की उस कैफे में पार्ट टाइम जॉब छुड़वाने की? तुम्हें पता भी है वो मेरे क्लब द हेवन में बारटेंडर की जॉब कर रही है। तुम बहुत बुरे हो, सच में बुरे हो, तुम्हारी वजह से ही वो यहाँ पर काम कर रही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे ब्लेम मत करना, समझे? अश्वथ ने जब ये सुना तो उसकी भौहें तंग गई। वो बोला, क्या कहा तुमने? वो तुम्हारे क्लब में बारटेंडर का काम कर रही है? और मन में टिया को कोसते हुए बोला, तुम्हें समझ में नहीं आता, जब मैं तुम्हें हर वो चीज देना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो, फिर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? लगता है तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। और बोला, उस पर नजर रखो, मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है? तो अभ्रम बोला, हाँ। फिर उसने देखा तो बार काउंटर में टिया नहीं थी, कोई और था। वो बोला, हे भगवान, तुम्हारी बीवी तो मिस्टर इंडिया निकली, पलक झपकते ही गायब हो गई। तो अश्वथ बोला, अपनी बकवास बंद करो और ढूंढो, आज तो उसकी खैर नहीं, अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो उसे ढूंढो। तो अभ्रम बोला, ठीक है ठीक है। और वो टिया को इधर उधर खोजने लग। टिया अपना बैकपैक लेकर आई, वो घर जाने के लिए तैयार थी। हालांकि वो बारटेंडर के गेट अप में ही थी, उसने कपड़े चेंज नहीं किए थे। उसने सोचा था कि वो पीछे के गेट से हॉस्टल में जाएगी और ओजल के रूम में चेंज कर लेगी, फिर घर जाने के लिए बाहर आएगी। वो जल्दी जल्दी बाहर जाने लगी, तभी अभ्रम भी उसकी तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद अभ्रम हैरान रह गया जब उसने कुछ लड़कों को टिया के पीछे जाते हुए देखा। वो बोला, हे भगवान, छोटी गिलहरी, तुम कितनी लापरवाह हो, तुम्हारा राक्षस पति मुझे कच्चा खा जाएगा। वो भी पीछे जाने लगा। टिया जब बाहर आई तो उसे अहान और उसके दोस्तों ने घेर लिया। टिया ने जब अहान और उसके दोस्तों को देखा तो उसे उस दिन का इंसिडेंट याद आ गया। अहान बोला, उस दिन तो तुम उस आदमी की वजह से बच गई थी, लेकिन आज तुम्हें कौन बचाएगा? टिया उन सबकी आंखों में शैतानी चमक देख सकती थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये लोग आज उसे नहीं छोड़ेंगे। उसने बिना देर किए एक को जोर से लात मार के दूर गिरा दिया और भाग निकली। सारे लड़के उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। अभ्रम ये देखकर शॉक्ड रह गया। उसने जल्दी से अश्वथ को कॉल किया और वो भी उनके पीछे जाने लगा और बोला, लगता है तुम्हारी बीवी को मुसीबत को इनविटेशन देने का बहुत पुराना शौक है। जल्दी आओ, तुम्हारी बीवी के पीछे लड़कों की गैंग पड़ी हुई है, मैं उनसे काफी पीछे हूँ। तो अश्वथ गुस्से में बोला, पीछे हो का क्या मतलब है? जल्दी जाओ, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? अश्वथ ने ओरियन को गाड़ी फास्ट चलाने को कहा। अभ्रम ने उसे लोकेशन सेंड कर दी थी अपने फोन की, क्योंकि वो भी उनके पीछे जा रहा था। ओरियन ने सेल्वन को भी इन्फॉर्म कर दिया था। सेल्वन भी जल्दी से जल्दी आ रहा था। टिया भागते भागते एक सुनसान जगह पर आ गई थी। वो थक गई थी, उधर बहुत अंधेरा था और स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। अंधेरे में वो पीछे देखे बिना ही अंधाधुंध भाग रही थी। अंधेरे में उसका पैर एक गड्ढे में पड़ गया और लड़खड़ा के मुंह के बल जोर से गिर पड़ी। उसने हील्स पहन रखी थे, इस वजह से उसके पैरों में अब बहुत दर्द हो रहा था। वो बुरी तरह से दर्द में तड़प रही थी। वो बड़ी मुश्किल से उठी और उसने अपनी हील्स निकाली। अहान अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करते हुए आ रहा था। टिया ने जल्दी से अपनी हील्स निकाल कर फेंक दी और वो खड़ी होने लगी, पर वो दोबारा गिर पड़ी। तब तक अहान अपने दोस्तों के साथ आ गया और उसे घेर लिया। अहान ने उसके बाल बेरहमी से पकड़े। धीर ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और हंसते हुए बोला, अब बचकर कहाँ जाओगी? वो आदमी दोबारा तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। अहान ने उसे सीधा किया और सीधे टिया के गाल पर तड़ातड़ 4 थप्पड़ जड़ दिए। टिया के होठों के कोनों से खून बहने लगा। टिया के गोरे गालों पर अहान की उंगलियों के निशान पड़ गए थे। टिया ने अहान को एक जोरदार पंच मारा और खड़ी होने लगी, पर तभी जय ने उसे जोर से एक थप्पड़ और मारा। टिया वापस जमीन पर गिर पड़ी। टिया के माथे पर एक कट लग गया और खून बहने लगा। जय ने टिया की शर्ट की बाजू फाड़ दी। वह बोला, धीर, यहाँ अब जो भी होगा उसकी एक वीडियो बना लो। धीर बोला, ओके। फिर वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन किया। टिया में अब बिल्कुल ताकत नहीं थी, फिर भी वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी।
तभी एक लग्जरी ब्लैक एसयूवी कार बहुत स्पीड में आकर अचानक से रुकी और कार की हेडलाइट उन पर पड़ी। सबकी आंखें एकदम से बंद हो गईं। अब्राम भी भागते भागते पहुंचते हुए पहुंच गया था और सेल्वन भी पहुंच गया। कार से जल्दी से अश्वथ और ओरियन बाहर निकले। अश्वथ ने टिया की हालत देखी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बहुत भयानक दिख रहा था। वह जोर से चिल्लाया, हाउ डेयर यू बास्टर्ड्स टच माई वाइफ। उसकी आवाज सुनकर सब लड़कों ने उस तरफ देखा। अश्वथ ने 3-पीस सूट पहन रखा था और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहन रखा था। उसकी आवाज सब लोग पहचान गए। अश्वथ जल्दी से आया और बिना वार्निंग के उन पर टूट पड़ा। अश्वथ की फाइटिंग स्किल बहुत फास्ट थी। कुछ ही देर में सब लोग जमीन पर पड़े दर्द से छटपटा रहे थे। अश्वथ ने जल्दी से अपना लॉन्ग कोट उतारा और टिया को उड़ाया। टिया उसे देखकर रोने लगी। फिलहाल वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। अश्वथ ने जल्दी से अपना कोट उसे पहना दिया और उसे खड़ा करके अपने सीने से लगा लिया। टिया ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसे तो अश्वथ का वहां होना एक सपना ही लग रहा था। उसने उसे पूरी ताकत से कसकर पकड़ रखा था, जैसे कि अगर उसकी पकड़ थोड़ी सी भी ढीली हुई तो अश्वथ गायब हो जाएगा। वो फूट फूट कर रो रही थी। अब्राम, ओरियन और सेल्वन भी आ गए। अब्राम ने रोमी को एक किक मारी और बोला, तुम सबकी इतनी हिम्मत की इस शहर के सबसे पावरफुल इंसान की बीवी के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। ये सुनते ही उन सबके होश उड़ गए। आहान की जुबान लड़खड़ाने लगी। वो सब जानते थे कि इस शहर का सबसे पावरफुल इंसान कौन है। तो ओरियन गुस्से में आहान के बाल पकड़ कर बोला, तुम तो इस शहर के मेयर के बेटे हो ना? क्या तुम्हारे बाप को ये नहीं पता कि तुम्हारी इस गलती की सजा उनको उनकी पोजीशन खोकर चुकानी पड़ेगी? हिम्मत तो देखो, द वेपन किंग की वाइफ को छूने की हिम्मत दिखाई है। मैं तुम्हारे हाथ ही काट दूंगा। तो आहान अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए बोला, वी आर रियली सॉरी, हमें नहीं पता था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। उसकी बहन ने हमसे 50 लाख लेकर उसे हमें बेचा था लेकिन। और वह चुप हो गया। सब लोग रहम की भीख मांग रहे थे। अश्वथ बहुत गुस्से में था। उसने सबको जिंदा जला देने वाली गुस्सैल नजरों से देखा और बोला, तुम सब मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना? तो सब ने हाँ में सिर हिलाया। फिर अश्वथ बोला, ठीक है, एक शर्त पर तुम लोगों की जिंदगी बख्श दूंगा। मेरी बीवी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, पता है ना? आहान डरते हुए बोला, यस सर। तो अश्वथ बोला, मेरी वाइफ को वहाँ बुली किया जाता है, पता है ना? तो आहान जल्दी से बोला, हम मैडम को प्रोटेक्ट करेंगे, वो आज से हमारी बहन है। हम फ्री में उसके बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी हैं। तो अब्राम उसे एक लात मारते हुए बोला, अचानक से बहन? कुछ देर पहले तो कुछ और ही कर रहे थे। अब आहान हाथ जोड़ते हुए बोला, हमसे गलती हो गई, हम कसम खाते हैं दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर हमें पता होता कि वो द वेपन किंग की क्वीन है तो हम अपनी नजरें उठाकर भी नहीं देखते। तो अश्वथ बोला, ठीक है, अगर मेरी वाइफ को यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले तुम लोगों की जान जाएगी, भले कोई भी उसे नुकसान पहुंचाए, उनसे पहले तुम लोगों की खैर नहीं। फिर अश्वथ ने टिया को केयरफुली अपनी बाहों में उठा लिया। टिया कसकर उससे चिपकी हुई थी। आहान और उसके दोस्तों ने उनके जाने के बाद राहत की सांस ली, पर वो लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि अगर टिया को कोई भी प्रॉब्लम हुई या फिर कोई नुकसान पहुंचा तो भी नुकसान पहुंचाने वालों से पहले उनकी मौत तय थी। आहान अच्छे से जानता था कि वो सिर्फ एक मेयर का बेटा है, जो सिर्फ उसी शहर का मेयर है, जबकि अश्वथ एक बहुत ही रिच, डेंजरस और पावरफुल बिजनेसमैन था, जिसकी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। अश्वथ के कनेक्शन इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी थे। वो उन्हें जान से मरवा भी सकता था, और तो और उसके पास इतनी दौलत थी कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अगर वो उन्हें मारकर कहीं जिंदा गाड़ भी देता तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो सब जैसे तैसे खड़े हुए और अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल पहुंचे। उन लोगों ने कसम खा ली कि उन्हें अश्वथ आर्यन के हाथों नहीं मरना है, भले वो किसी बिल्डिंग से कूदकर ही क्यों न मर जाएं। उन्होंने कसम खाए कि वो द वेपन किंग की क्वीन को अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे ताकि अश्वथ आर्यन उन्हें बख्श दे। अश्वथ ने ओरियन को आर्यन पैलेस के बजाय अपने फार्म हाउस की तरफ कार ले जाने की इंस्ट्रक्शंस दी। टिया उसकी गोद में बैठी, उससे अब भी लिपटी सुबक रही थी। अश्वथ ने उसे होल्ड कर रखा था। अब्राम जो उनके सामने बैठा दोनों को घूर रहा था। वो मन ही मन बोला, अच्छा तो इसी के लिए आज तक ये कुंवारा पड़ा था। अगर ये 40 साल का भी होता तो भी क्या छोटी गिलहरी से ही शादी करता। ओह नो। फिर वह अपनी गर्दन को अजीब तरीके से रब करने लगा। अश्वथ ने उसे देखा और उसे समझ आ गया कि अब्राम क्या सोच रहा है। उसने उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वो लोग जल्द ही फार्म हाउस पहुंचे।
फार्म हाउस के केयरटेकर को इन्फॉर्म कर दिया गया था और मास्टर बेडरूम और 2 और रूम रेडी करने को कह दिया गया था। गाड़ी रुकी, अश्वथ टिया को बाहों में उठाए बाहर निकला और अंदर गया। सारे सर्विस स्टाफ, फीमेल हो या मेल, सभी लाइन से लेफ्ट राइट साइड में खड़े थे और इनके आते ही उन्होंने विश किया। अश्वथ सीधे टिया को मास्टर बेडरूम में ले गया। ओरियन और अब्रम भी आए और दोनों सीधे आकर सोफे पर पसर गए। अब्रम बोला, बाप रे, आज फिर से राक्षस बन गया था। तो ओरियन बोला, यंग मैडम उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उनकी उज्ज्वल आंटी की इकलौती निशानी है। जाहिर सी बात है वो उनसे जितना प्यार करते हैं उतना ही उनकी बेटी से भी करते हैं और वह उनका ख्याल रखते हैं। तो अब्रम ने हाँ में सिर हिलाया। मास्टर बेडरूम में अश्वथ ने टिया को बेड पर लिटाना चाहा पर टिया अश्वथ को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, वो सिसक रही थी। अश्वथ ने उसे बड़ी मुश्किल से बेड पर लिटाया पर टिया उठकर दोबारा उसके गले लग गई और रोने लगी। अश्वथ उसके सिर को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, मैंने तुम्हें सेव कर लिया, डोंट क्राई, और उसे बेड पर लिटाने लगा। टिया उसे नम आंखों से देख रही थी। अश्वथ बोला, तुम अब रोना बंद करो, यू आर सेफ छोटी गिलहरी, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझ गई? मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा। क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ? और टिया के सिर को सहलाया और टिया को सॉफ्टली उसके सिर पर किस किया। टिया की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद अश्वथ को एहसास हुआ कि टिया अब कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। अश्वथ उससे दूर हुआ और टिया को देखा, जो अब चैन की नींद सो गई थी। अश्वथ टिया के मासूम फेस को देखने लगा और उसके फोरहेड पर किस किया और फिर बाथरूम में चला गया। बाथरूम से वो एक टॉवेल को गर्म पानी में भिगो कर लाया, फिर टिया के फेस को केयरफुली साफ करने लगा। फिर उसने टिया के गालों पर मलहम लगाया। सुबह टिया की नींद बहुत लेट खुली। उसने खुद को एक बड़े किंग साइज बेड पर पाया और उसने अपने कपड़े चेंज देखे। तभी अश्वथ उसके लिए ब्रेकफास्ट ले आया और टिया के सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, अब जल्दी से फ्रेश होकर आओ। तो टिया एक आलसी बच्ची की तरह उससे लिपट गई। अश्वथ उसकी इस चाइल्डिश हरकत पर हंस पड़ा और टिया को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले गया। उसे अच्छे से बाथटब पर बिठाया और बोला, क्या तुम्हें मैं शावर लेने में भी हेल्प करूं? टिया ने मुंह बना लिया तो अश्वथ अचानक से टिया को किस करने लगा। टिया अश्वथ के सडनली इस तरह के रिएक्शन से बहुत ज्यादा हैरान थी, पर उसने अश्वथ को नहीं रोका। अश्वथ ने टिया को तब तक किस किया जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर उसने टिया को छोड़ा क्योंकि टिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अश्वथ बोला, जल्दी से नहा कर आओ। टिया ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ बाहर चला गया। टिया के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। उसने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को छिपा लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। टिया को खुद पता नहीं था कि वो अपने हस्बैंड को पसंद करने लगी है। वो खुद को अश्वथ की बाहों में सेफ फील करती थी। बिना देर किए ही वो फ्रेश हो गई और नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आई। अश्वथ बोला, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। टिया जल्दी से आए और सोफे पर बैठ गई और ब्रेकफास्ट करने लगी। अश्वथ अपने ऑफिस के काम में बिजी था। वो लगातार अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। टिया को बहुत भूख लगी थी। वो खाने में बिजी थी। जब तक उसने ब्रेकफास्ट खत्म किया तब तक अश्वथ भी अपना काम पूरा कर चुका था और टिया को प्यार से निहार रहा था। टिया की नजरें जैसे ही उससे मिली, उसकी नजरें शर्म से नीचे झुक गई तो अश्वथ हंस पड़ा। टिया को बहुत शर्म आ रही थी। अश्वथ बोला, यहाँ आओ। तो टिया हैरान रह गई। अश्वथ फिर बोला, कम हियर। अब टिया उठकर उसके सामने खड़ी हो गई तो अश्वथ ने उसे अपने लंबे हाथों से कमर से पकड़ा और अपनी गोद में बिठाया। टिया अच्छी बच्ची की तरह बैठ गई थी। अश्वथ उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा। टिया को अश्वथ का ऐसे प्यार से सिर सहलाना बहुत अच्छा लगता था। अश्वथ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर वह सीरियस टोन में बोला, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? तुम्हें क्या जरूरत थी क्लब में बारटेंडर का काम करने की? टिया ने जब ये सुना तो वो सकपका गई। उससे कुछ बोलते नहीं बना, वो चुप रही। तो अश्वथ ने कहा, तुम अब कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करोगी, समझी? उद्धरण चिन्ह। टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ बोला, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर टिया के माथे पर पसीना छलक आया। अश्वथ टिया को उज्ज्वल की तरह खोना नहीं चाहता था। टिया उसकी उज्ज्वल आंटी की बेटी थी। अश्वथ उससे बहुत प्यार करता था, उसे प्रिंसेस की तरह रखना चाहता था। उसने टिया को कसकर सीने से लगा लिया और बोला, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। मैं इतना पैसा मरने के बाद लेकर कहाँ जाऊंगा, इसलिए तुम सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करो, समझी? उद्धरण चिन्ह। तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया।
टिया को भी समझ आ गया था। रात के इंसिडेंट से वो डर गई थी। वो अश्वत्थ से लिपट गई। अश्वत्थ समझ गया कि टिया ऐसा कुछ नहीं करेगी और उसने टिया के सिर को चूम लिया। टिया दोबारा से सो गई थी। अश्वत्थ ने अपना गोल्डन फ्रेम का चश्मा उतारा और टिया को देखा और टिया को वापस बेड पर सुलाया, उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाया और उसका सिर सहलाने लगा। वहां अग्रवाल हाउस में लिप्सा और ईद्या का हाल बेहाल था। उन्हें घर का सारा काम करना पड़ रहा था। उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने टिया को बेकार में घर से चलता किया। उसकी जगह अब उन्हें नौकरानी की तरह काम करना पड़ रहा था। लिप्सा अपने हाथों को देखकर बोली, मम्मी देखो मेरे हाथ कितने रूखे और गंदे दिखाई दे रहे हैं। हमें उस टिया को नहीं निकालना चाहिए था। अब हमें ही सारा काम करना पड़ रहा है। डैड को तो नहीं पता कि उनकी गैरमौजूदगी में हम कुछ नहीं करते थे। सारा काम उनकी नाजायज बेटी करती थी। हम तो बस आराम करते थे। बस जब वो आते थे तो ये दिखाते थे कि सारा काम हम ही करते हैं और वो महारानी बस आराम फरमाती रहती हैं। अब उसके जाने के बाद हमें ही नौकरों की तरह काम करना पड़ रहा है। डैड तो कभी कोई सर्वेंट नहीं रखेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि हम दोनों कोई काम तो करते नहीं, इसलिए घर अच्छे से संभाल लेते हैं। पर उन्हें क्या पता हमने तो आराम के अलावा आज तक कोई काम ही नहीं किया है। कब तक बाहर का खाना ऑर्डर करते रहेंगे? ईद्या बोली, क्या तुम धीमी आवाज में नहीं बोल सकती? इतना तेज बोलने की क्या जरूरत है? क्या तुम भूल गई हो तुम्हारे डैड आजकल घर में ही रह रहे हैं? अगर उन्होंने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लिप्सा बोली, मम्मी आपने ही तो बताया था कि डैड को उस मनहूस लड़की से कोई मतलब नहीं था, न ही उसकी माँ से। भले ही वो बहुत फेमस आर्टिस्ट थी, पर थी तो एक कॉमन लड़की ही ना। ईद्या बोली, वो कोई कॉमन लड़की नहीं थी। तुमने आनंद खानदान का शायद नाम नहीं सुना होगा। आनंद खानदान बहुत ही रिस्पेक्टेबल और हाई सोसाइटी में आता है। उनके सामने तुम्हारे डैड कुछ नहीं थे और उज्जवल, वह तो आनंद खानदान की राजकुमारी थी, समझी? तुम्हारे डैड ने अपने बॉस के कहने पर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था, जो मुझे बाद में पता चला, वरना मैं तो तुम्हारे डैड को धोखेबाज ही समझ रही थी। ये जो घर है जिसमें हम रह रहे हैं वो उज्जवल आनंद का घर है, समझी? ये घर उसकी बेटी के नाम पर है। सोचा था कि अपने नाम करवा लेंगे पर वो तो भाग गई। लिप्सा ये सुनकर शॉक रह गई। वो तो उज्जवल आनंद को बस एक फेमस आर्टिस्ट और कॉमन लड़की समझ रही थी। उसे पता ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी इज्जतदार और रिच फैमिली से थी। वो हकलाते हुए बोली, मम्मी दरअसल। उद्धरण चिन्ह। ईद्या ने कहा, सच सच बताओ तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया है ना? लिप्सा बोली, दरअसल मम्मी। और टिया को बेचने वाली बात बता दी। ये सुनकर ईद्या गुस्से से तमतमा उठी और बोली, बेवकूफ लड़की, तुम्हें नहीं पता आनंद परिवार उज्जवल की बेटी को आज भी खोज रहा है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी मर चुकी है, समझी? अगर उन्हें पता चल गया तो वो लोग हमें आग के दरिया में फेंक देंगे। तुम्हारे डैड ने बताया था कि उज्जवल आनंद के डैड बहुत खतरनाक हैं। वो अपनी नातिन को ऐसे हाल में देखकर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुमने उसे 50 लाख में बेचा। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? अगर तुम्हारे डैड को ये बात पता चली तो वो हमें मार डालेंगे, समझी? तो अब लिप्सा बोली, मम्मी मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? खुद डैड उसको रखना नहीं चाहते थे, फिर भी रखा। मैंने तो उनका बोझ उतारा है, वो हमें कुछ नहीं करेंगे। ईद्या बोली, बात तो तुम सही कह रही हो। वो खुद उसे अपना खून मानने से इनकार कर रहे थे, पर अचानक से ही उसे घर ले आए। ये बात तो आज तक मुझे भी समझ में नहीं आई और उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए भी हमें बोला। लिप्सा बोली, कहीं वो सच में तो उस औरत को प्यार नहीं करते थे? ईद्या बोली, ये हो ही नहीं सकता। वो उस औरत से कोई प्यार नहीं करते थे, वरना वो हमें नहीं छोड़ देते। तुम्हें पता है उनके बॉस कोई और नहीं बल्कि आर्यन खानदान के दूसरे बेटे तारुष आर्यन हैं। ये सुनकर लिप्सा हैरान रह गई। ईद्या बोली, पर तारुष आर्यन को उसके पिता ने अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देकर छोड़ दिया और वो अपने बाकी दोनों बेटों और पोतों के साथ रहते हैं। ये भी सुना है कि तारुष आर्यन ने दूसरी शादी कर ली और उसके बच्चे भी हैं। लिप्सा बोली, मतलब द वेपन किंग के? उद्धरण चिन्ह। बीच में ही ईद्या बोली, उसके दोनों बेटे उसकी पहली पत्नी के बेटे हैं और वो अपने पिता के साथ नहीं रहते बल्कि अपने दादा और चाचाओं के साथ रहते हैं और वो लोग अपने खुद के बिजनेस को संभालते हैं। तारुष आर्यन को तो उसके पिता ने पहले से खड़ा किया हुआ बिजनेस ऐसे दे दिया जैसे किसी भिखारी को भीख दे दी हो। उन्हें मिस्टर आर्यन से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि उनका और तारुष का कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर लिप्सा हैरान थी, पर वो कुछ नहीं बोली। ईद्या उसे बताए जा रही थी। वही टिया की जब आंख खुली तो उसने खुद को कहीं और पाया। वो बेड में ही थी, पर बेडरूम को देखने के बाद उसे समझ आया कि वो अब आर्यन पैलेस में अपने बेडरूम में थी।
वो आंखें मलती हुई उठी। उसने अभी भी बाथरोब पहन रखा था। अश्वथ नीचे लिविंग रूम में सबके साथ बैठा था। आदित्य उससे नाराज था। अश्वथ बोला, अब इतना भी क्या मुंह फुलाना, तुम्हारी भाभी ठीक है, वैसे भी उसकी गलती है। आदित्य चीखते हुए बोला, क्या कहा आपने? मेरी प्यारी सी भाभी की गलती है? आपकी भी गलती है। आपको क्या जरूरत थी उनकी पार्ट टाइम जॉब छुड़वाने की? अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो बजाज अंकल के क्लब में बारटेंडर का काम करने की नहीं सोचती और ये इंसिडेंट नहीं होता। अगर दादाजी को मैंने बता दिया ना तो दादाजी अपनी छड़ी से मार मार कर आपको अधमरा कर देंगे। अश्वथ बोला, ठीक है मेरी गलती है, सॉरी, अब खुश? आदित्य बोला, हम। ये सुनकर सब हंस पड़े। प्रत्युष बोला, बिग बॉस आज रात को एक पार्टी है, मिस्टर वशिष्ठ ने रखी है और स्पेशली हम सब इनवाइटेड हैं। आपको तो पता ही है, अगर आप नहीं जाएंगे तो मिस्टर वशिष्ठ आपसे नाराज हो जाएंगे। वशिष्ठ अंकल भी ना बच्चों की तरह नाराज हो जाते हैं, कहीं वो आपको किसी लड़की से तो नहीं मिलवाने वाले। दादाजी ने एक बार उनसे कहा था। आदित्य अपना छोटा सा दिमाग लगाकर बोला। अश्वथ बोला, वशिष्ठ अंकल को पता है, वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर अचानक से उन्होंने पार्टी किस बात की रखी है? प्रत्युष बोला, बिग बॉस मिस्टर वशिष्ठ ने पार्टी इसलिए रखी है कि उन्हें एक नया प्रोजेक्ट मिला है और वो कंप्लीट भी हो गया है। वो कभी कभार ही पार्टी रखते हैं, जरूर कोई बड़ी बात होगी। इसके अलावा शायद उन्हें अपने बिजनेस को हैंड ओवर करने की बात भी अनाउंस करनी हो। आदित्य बोला, भाई चलते हैं ना, भाभी को भी लेकर जाएंगे, आखिर शादी के बाद भाभी को पहली बार कहीं लेकर जा रहे हो, अच्छे से तैयार होना। उद्धरण चिन्ह। अश्वथ बोला, वो शायद ही आएगी। टिया कपड़े चेंज करके अपनी आंखें मलते हुए नीचे आई। सब ने उसे गुड आफ्टरनून विश किया। टिया ने भी उन्हें विश किया। आदित्य बोला, भाभी आज रात को हम सब एक पार्टी में जा रहे हैं, आप आएंगी? टिया ने न में सर हिला दिया। वो कहीं भी जाने के मूड में नहीं थी, तो आदित्य कुछ नहीं बोला। अश्वथ बोला, जाकर लंच कर लो। टिया ने हाँ में सिर हिलाया और चली गई। टिया आज चुप चुप सी थी। सबको उसे ऐसा देखकर बहुत बुरा फील हो रहा था। आदित्य बोला, आपको उन लड़कों को जिंदा छोड़ने की क्या जरूरत थी? मैं अगर आपकी जगह होता उनके पीसेस करके समंदर में फेंक देता। क्या हुआ अगर वो इस शहर के मेयर का बेटा है? हम उनसे ज्यादा पावरफुल हैं। अश्वथ चुप रहा। वो कुछ नहीं बोला, बस उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े आईपैड पर थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन ना देखकर किसी को और कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। सब चुप रह गए। शाम को टिया पढ़ाई कर रही थी और अश्वथ पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहा था। अश्वथ ने ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहन रखा था और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लॉन कोट पहन रखा था और उस कोट के दोनों साइड पर एक ज्वेलरी थी, मतलब दोनों साइड ब्रोच लगे हुए थे। वो किसी किंग से कम नहीं लग रहा था और उसने कानों में स्टड्स भी पहन रखे थे। वो किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। टिया ने जब उसे देखा तो आंख और मुंह दोनों खुले के खुले रह गई। वो मन में सोचने लगी कि उसका हस्बैंड कितना हैंडसम है। उसने कभी ये सोचा नहीं था। वो बस उसे देखे जा रही थी। अश्वथ तब तक उसके पास आ चुका था। टिया बेड पर आलती पालती मारे बैठी थी और वहाँ पर 2-4 बुक्स रखी थी और एक बुक उसने हाथ में पकड़ रखी थी। अश्वथ नीचे झुका और उसकी आंखों में देखने लगा। वह अपने फेस को टिया के फेस के एकदम क्लोज ले आया था। अश्वथ बोला, एक बार फिर बोल रहा हूँ, क्या तुम सच में नहीं आना चाहती? टिया अचानक से होश में आए और हड़बड़ा गई, जिससे दोनों के सिर टकरा गए। दोनों अपना सिर मलने लगे। टिया बोली, नहीं सर, मुझे स्टडी भी करनी है। अश्वथ बोला, ठीक है, टाइम से सो जाना और आधी रात को पेंटिंग्स मत बनाते रहना। टिया ने हाँ में सिर हिलाया। अश्वथ ने उसके सिर को सहलाया और चला गया। बाहर सब उसका वेट कर रहे थे और सब के सब किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे। आदित्य ने 3-पीस सूट पहन रखा था और उसने भी अश्वथ की तरह एक काले रंग का लॉन्ग कोट पहन रखा था। अश्वथ की तरह ही उसके कोट में भी ब्रोच लगे थे। उसने भी स्टड्स पहन रखे थे और ओरियन, जिसके सिल्वर कलर के बाल थे, उसने एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी और ऊपर ब्लैक लॉन्ग कोट और गले में काले रंग का चोकर पहन रखा था। वो कहर ढा रहा था। बाकी सबने भी उसी की तरह स्टाइल किया था। ओरमन और अभरम ने अश्वथ और आदित्य की तरह 3-पीस सूट पहन रखा था और उसके ऊपर ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहन रखा था। वो सब लोग किसी कोरियन के पॉप ग्रुप के मेंबर की तरह लग रहे थे, एकदम एलिगेंट, डिसिप्लिन्ड, आइडियल। फिर वो सब लोग चले गए। घर में सर्वेंट्स, गार्ड्स, दादाजी और टिया ही थे। डिनर का टाइम होने के बाद दादाजी और टिया ने डिनर किया, फिर दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। टिया ने आज पेंटिंग नहीं बनाई, वो सो गई। वशिष्ठ मेंशन में एक लग्जूरियस पार्टी अरेंज की गई थी।
पूरा वशिष्ठ मेंशन लाइट से जगमगा रहा था। सारे गेस्ट आ चुके थे। बिजनेसमैन से लेकर सभी वीआईपी पसंद भी वहां पर मौजूद थे, पर सबकी नजर एंट्रेंस पर ही थी, क्योंकि उस शहर का किंग अभी आने वाला था। ये बात सबको पता थी और सब अश्वत्थ से अपने बिजनेस हो या कुछ और रिलेशन बनाना चाहते थे। कई बिजनेसमैन तो अपनी बेटियों की शादी की बात भी करने वाले थे। सभी लोग मिस्टर वशिष्ठ से बार बार पूछ रहे थे कि अश्वत्थ आर्यन कब आएगा। मिस्टर वशिष्ठ भी बार बार अपनी रिस्ट वॉच को देख रहे थे। उन्हें भी डाउट हो रहा था कि शायद ही अश्वत्थ आए। उन्होंने तो सोच लिया था कि अगर अश्वत्थ नहीं आया तो उससे बात नहीं करेंगे। तभी उन्हें कई कार्स की रुकने की आवाज सुनाई दी। अंदर पार्टी हॉल में म्यूजिक चल रहा था, पर ये एक साथ 5-6 कारों की रुकने की आवाज थी, जिसे सब सुन पा रहे थे। सब समझ गए कि अश्वत्थ आ चुका है। कुछ ही देर में सबको अश्वत्थ की और उसकी फैमिली की ग्लैमरस एंट्री देखने को मिली। वो सब बहुत क्लासी लग रहे थे। सब उन्हें देखकर हैरान रह गए। वहाँ पे सभी गेस्ट्स को ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया के सारे हैंडसम आदमी एक साथ रेड कार्पेट पर चले आ रहे हों। मिस्टर वशिष्ठ जल्दी से उनका वेलकम करने गए। अश्वत्थ और सबने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मिस्टर वशिष्ठ बहुत खुश थे। वो उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, हमेशा खुश रहो और अपने दादाजी का नाम ऊंचा रखो। मुझे तो लग रहा था कि तुम लोग नहीं आओगे। मैंने तो सोच लिया था कि मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगा। आदित्य तपाक से बोला, क्या अंकल बच्चे हम हैं कि आप? लगता है आपकी उम्र हो गई है, जो हमसे नाराज होने की बात कर रहे थे। हमें तो आपको मना करना भी नहीं आता। ये सुनकर मिस्टर वशिष्ठ हंस पड़े। अश्वत्थ शांत भाव से बोला, अंकल हम आपको मना कैसे कर सकते हैं? आप हमारे लिए क्या मायने रखते हैं हम आपको बता नहीं सकते। मिस्टर वशिष्ठ बोले, तुमने शादी कर ली और अपनी बीवी को नहीं लाए, ये तो गलत बात है। मैं तो सोच रहा था कि मैं सबसे तुम्हारी बीवी को भी मिलवाऊंगा। आदित्य बोला, भाई को डर है कि कोई उनकी बीवी को चुरा ले जाएगा, इसलिए लेकर नहीं आए। और सब दांत दिखाने लगे। अश्वत्थ ने उन्हें घूर कर देखा। मिस्टर वशिष्ठ जोर से हंस पड़े। अश्वत्थ के कंधे को थपथपाते हुए बोले, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। सभी मेरे दोस्तों को राधे राधे।